औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है जनाब। अनिल कुमार, अब्दुल राफे, ठीक है। चले जी, आज हमें, अरे इसका नाम अब जो है वो आईकेप का जो नया एसआरओ आया है, पार्लियामेंट ने अप्रूव कर लिया। इसका नया नाम हो गया है टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिस। रिसेंटली जो है वो पार्लियामेंट ने हमारी 2021 की स्कीम को अप्रूव कर लिया, और 2021 की स्कीम अप्रूव करने के ऊपर जो है आईकेप ने इसका एसआरओ जारी किया है। रिसेंटली मेरे ख्याल में गालबन जो है वो पीर के रोज जो है वो जारी किया है। उसके अंदर जो है मेरे दोनों सब्जेक्ट्स यानी कि जो है वो एडवांस टैक्सेशन का नाम जो है वो टैक्स प्लानिंग और प्रैक्टिसेस के नाम से पार्लियामेंट से मंजूर हो गया, और जो है वो कॉर्पोरेट लॉ का नाम जो है वो अब एडवांस कॉर्पोरेट लॉ एंड प्रैक्टिसेस के नाम से जो है वो मशहूर हो गया। अब जो है वो इसके बारे में, एडवांस टैक्सेशन के बारे में हम थोड़ा सा सबसे पहले सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस के अंदर मेरी जो है वो कोशिश ये होती है कि सिलेबस तो समझाया जाए, इसके साथ साथ आपको लॉ का फॉर्मेट भी समझाया जाए। यानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की जो फॉर्मेटिंग है उसकी बारे में थोड़ी सी बातचीत ऐसी कर ली जाए कि आगे की क्लासों में जब लॉ पढ़ा जाए तो हर दफा तमहीद नहीं बांधनी पड़े कि ये चीज यहाँ से देखिए, ये चीज वहां से देखिए। टैक्स की प्रैक्टिस आप करते हो फर्म के अंदर, टैक्स की जो है वो वर्किंग करते हो आप ऑफिस के अंदर, या एग्जाम के अंदर टैक्स का क्वेश्चन करते हो, लिंकिंग का बहुत बड़ा अमल दखल है। लिंकिंग का अमल दखल होने की वजह से आपको जो है वो ऑर्डिनेंस के ऊपर हद दर्जे तक जो है वो ग्रिप होनी चाहिए। ऑर्डिनेंस को खोल खोल के कि कहाँ से कौन सी चीज मिलेगी, इसके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। और जो है वो बहरहाल आप अगर अपने सेंसेस से भी करेंगे, कुछ ना पड़ा हुआ हो, मुझे आपकी काबिलियत पे पूरा यकीन है कि आप उसको ढूंढ सकते हैं जो चीज आप ढूंढना चाहें। और जो है वो इसके ऊपर आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। मगर ये कि मेरी बहरहाल आपके साथ मुशावरत जो हो रही है वो इस नीयत से हो रही है कि आपको एग्जाम में वो 3 घंटे का जो गेम प्लान होता है उसके अंदर जो है वो आपको जो है वो मरबूत कर दिया जाए, और आप आसानी से जो है वो 3 घंटे के अंदर अपना पेपर जो है वो सोल्व कर सके। और बहरहाल फिर इंशाल्लाह जब एग्जाम में जो है वो 3 घंटे के पेपर सोल्व करने के ऊपर महारत हो जाती है, तो फिर ऑफिस के अंदर या फिर एक अपनी जो है वो फैमिली के कोई जो है वो टैक्स के काम वगैरह करने के अंदर भी आप जो है वो टाइम लाइंस को जो है वो फॉलो करते हुए गुजर जाते हैं। टाइम लाइंस बहरहाल जो है वो टैक्स के निज़ाम के अंदर काफ़ी अहमियत की हामिल होती हैं। तो वो टाइमलाइन की इब्तदा जो है वो आपकी अपनी एकेडमिक जो सेशंस होते हैं उसके अंदर ही जो है वो बहरहाल आप अच्छा कर लें, तो आगे की ज़िंदगी में आपको जो है वो आसानी रहेगी। तो 3 घंटे के अंदर जो है वो लॉ के अंदर यानी कि टैक्स लॉ के अंदर हमें महारत जो है वो दिखानी होती है। तो इसके लिए टैक्स की किताब का थोड़ा सा फॉर्मेट भी मालूम होना चाहिए। तो वो फॉर्मेट के ऊपर भी मैं आज थोड़ी सी बात आपसे करूंगा सिलेबस के साथ, तो उससे आपका जो है वो सिलेबस के ऊपर एक जो है वो रुझान कायम हो जाएगा। सिलेबस बहरहाल आपका जो है वो टारगेट है, मेरा भी टारगेट है, और मेरी बहरहाल अकाउंटेबिलिटी भी है कि कोई चीज आपको आज बताई गई और वो आपको नहीं पढ़ाई गई तो आप पूछिए कि भाई वो चीज क्यों नहीं पढ़ाई गई, और उसके ऊपर ये कि बहरहाल जो है वो आप अपने आप को एग्जाम में एक्सपोज करते हुए अगर वो चीज करके नहीं जाओगे तो आपकी टारगेट है, मेरी टारगेट और अकाउंटेबिलिटी है। तो इसके ऊपर जो है वो हमें सिलेबस को जो अंडरस्टैंड करना है उसके लिए हमें 3 एरिया जो है वो
कहे गए। एक जो है वो डायरेक्ट टैक्स का है, एक इनडायरेक्ट टैक्स का है, और एक जनरल थ्योरी है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर हमें पढ़ना है इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर हमें सेल टैक्स और एफईडी पढ़ना है, और जो है वो जो थ्योरी का एरिया है उसके अंदर हमें प्रोफेशनल एथिक्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड के बारे में पढ़ना है। ये एरिया जो है वो जो डायरेक्ट टैक्स का यानी इनकम टैक्स का है, ये 50 से 60 नंबर का होगा, और सेल टैक्स और एफईडी मिला के जो है वो 30 से 45 मार्क्स का होगा, और प्रोफेशनल एथिक्स, वैल्यूज और एटीट्यूड का जो मामला है ये 5 से 10 नंबर का होगा। ट्रेंड ये कहता है आईकेप के एग्जामिनेशन का कि मोर और लेस जो है वो इसी जो है वो रेंज के अंदर रहते हैं। मतलब नॉर्मली जो है वो ये नहीं होता है कि वो 70 नंबर का इनकम टैक्स पूछ लें और सेल टैक्स जो है वो 20 नंबर का पूछ रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो इसी जो है वो गिरिश के अंदर यानी कि जो है वो रेंज के अंदर जो है वो मूव हो रहे होते हैं। हाँ, ये होता है कि किसी वक्त में ये इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो 35 नंबर का है, किसी वक्त में 45 नंबर का आ गया, ये होता है। मगर एक बहरहाल ये कभी भी नहीं होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो 10 नंबर का आ रहा हो और ये 80 नंबर का आ जाए, ये नहीं होता है। तो ये जो है वो इस रेंज के अंदर ही इंशाल्लाह मूव होते हुए नजर आएंगे। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क होता है वो अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह जो है वो हम देख लेंगे नोट 1 और 2 के अंदर। पहले जो है वो देख लीजिए कि इनकम टैक्स में हमें क्या कवर करना है। इनकम टैक्स के अंदर हमें जो है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कवर करना है, इनकम टैक्स रूल्स 2002 कवर करना है, और अदर्स जो है वो कुछ कवर करने हैं। अदर्स क्या होता है अभी समझा देते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वो कंप्लायंस का कॉम्पेंडियम है, यानी कि जो है वो व्हाट टू डू है, और इनकम टैक्स रूल्स जो है वो हाउ टू डू है। इसको मैं इस तरीके से आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि ये टैक्स लॉ के अंदर व्हाट टू डू है, और ये जो इनकम टैक्स रूल्स हैं इस व्हाट की अचीवमेंट के लिए जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स है यानी हाउ टू डू, उसके ऊपर जो है वो आपको इनकम टैक्स रूल जो है वो बेसिकली गाइड करता है कि व्हाट टू डू के ऊपर आपको हाउ टू डू किस तरीके से करना है, यानी कि रिक्वायरमेंट की इम्प्लीमेंटेशन रूल से होती है। कौन सा सेक्शन कौन से रूल से लिंक होता है, ये बहुत बड़ा आर्ट होता है और बहुत जो है वो बारीकी से इसको देखना पड़ता है। और इसके ऊपर बहरहाल जैसे हमारी क्लासें आगे बढ़ेंगी तो आप इसके ऊपर अपनी महारत जो है वो बिल्टअप करते जाएंगे। आप इंशाल्लाह देखेंगे कि जितने भी रूल्स हमें एग्जामिनेशन के लिए पढ़ने हैं वो इंशाल्लाह सारे के सारे सेक्शन से लिंक होते हुए नजर आएंगे। रूल कभी हो ही नहीं सकता है जब उसका जो है वो रिलेवेंट सेक्शन आपको ना मिले, क्योंकि रिलेवेंट सेक्शन जो है वो आएगा तो वो रिक्वायरमेंट को लाएगा, और रिक्वायरमेंट अगर आएगी तो उस सूरत हाल में फिर रूल इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी कोई रूल हो और वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के किसी सेक्शन से कनेक्ट ना हो रहा हो। इनकम टैक्स रूल्स हमेशा किसी सेक्शन की कनेक्शन के साथ ही आएंगे। अब जो है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में हमें क्या करना है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर हमें जो है वो 242 यानी 242 सेक्शंस पढ़ने हैं, और 14 शेड्यूल्स पढ़ने हैं। 1 से लेकर 14 तक शेड्यूल्स हैं वो हमें पढ़ने हैं। शेड्यूल्स में क्या होता है वो अभी 2 मिनट में देख लेते हैं। इन दोनों को मिला के पढ़ा जाता है। शेड्यूल का बेसिकली लिंक होता है किसी सेक्शन के साथ। सेक्शन में ये कहा जाएगा कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड वो होता है जिसको कमिश्नर अप्रूव करता है प्रिस्क्राइब मैनर में, प्रिस्क्राइब कंडीशन में। अब वो कंडीशन को जो है वो इन्होंने स्केड्यूल के अंदर लिख दिया। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कहा गया कि भाई आपका बिल्डर का और लैंड डेवलपर का स्टेटस है, तो आप जो है वो चाहें तो अपने फिक्स टैक्सेशन का एक निज़ाम है कि जो स्क्वायर फुटेज या स्क्वायर फीट जो होंगे आपकी प्रॉपर्टी के, या स्क्वायर यार्ड्स होंगे अगर आप लैंड डेवलपर्स हों, उसकी बेस पे आप जो है वो टैक्स दे दीजिए। तो उसके लिए आपको 11 स्केड्यूल में कुछ शराइतें वो पूरी करनी होंगी। तो नॉर्मली शेड्यूल जो है वो उस वजह से बनता है कि किसी सेक्शन के अंदर जो है वो ये महसूस हो रहा हो कि इसकी लेंथ आउट हो जाएगी अगर हम बहुत सारी कंडीशंस को यहाँ पे लिखेंगे, बहुत सारी जो है वो स्केटर्ड बातों को लिखेंगे, तो सेक्शन की फॉर्मेटिंग जो है वो आउट होती हुई नजर आती है। तो जैसे हमारी ऑर्डिनरी पढ़ाई होती है कोई भी सब्जेक्ट की, या कोई भी जो है वो लिखाई होती है हमारी ऑफिस के अंदर, तो हम अनेक्शर्स का सिस्टम जो इंट्रोड्यूस करके बैठे हुए हैं, इसी तरीके से इनकम टैक्स लॉ के अंदर या किसी भी लॉ के अंदर जो अनेक्शर्स का सब्स्टिट्यूट है, यानी कि कोई सेक्शन के अंदर कोई बात जो है वो डिटेल में लिखनी है, तो वो उसके लिए जो है वो शेड्यूल मुरतब किया जाता है। तो 14 शेड्यूल्स हैं लाजमी तौर पे। अगेन
अच्छा, आपको वॉइस की मसला आ रहा है, कोई बताइए, अभी कोई मसला है? अनिल कुमार, ठीक है। तो हमारे 3 डॉक्यूमेंट्स हमें पढ़ने होंगे, या 3 जो है वो किताबें पढ़नी होंगी। आप तो मार्केट में अल्लाह का शुक्र है आसानी हो गई है, जो सीए के स्टूडेंट्स हैं वो जब से ओपन बुक निज़ाम चला है उसके अंदर जो है वो पब्लिशर्स ने आपकी सिलेबस को सामने रखते हुए अपने किताबें या कॉम्पेंडियम के नाम से जो है वो जारी करने शुरू कर दी हैं, आई कैप के मंजूर शुदा हैं। नतीजतन जो है वो आप एग्जाम में वही कॉम्पेंडियम लेके जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो अभी मैं इस स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में जो है वो लेके जानी पड़ेंगी, और जो है वो इसको एक ही किताब में, यानी कि 2 गत्ते और इसके दरमियान जो पेजेस वो एक ही फोल्डर में आपको एग्जाम में ले जाना है। इतनी सारी किताबें आपको कैरी करने की जहमत नहीं करनी पड़ेगी, ये पब्लिशर्स ने आपके लिए मेहनत मेहनत कर दी है। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स रूल्स और अदर्स जो है वो हमें इनकम टैक्स के लिए पढ़ने होंगे, और इसको जो है वो बहरहाल हम 50 से 60 नंबर के लिए टारगेट कर रहे हैं। फिर इसके बाद सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी, जिसको मैं इनडायरेक्ट टैक्स कह रहा हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए हमें जो है वो 30 से 45 नंबर जो है वो मुख्तस किए गए हैं, और इसके लिए हमें जो है वो फेडरल लॉ भी पढ़ना है जो गुड्स के लिए है। यानी कि सेल टैक्स के अंदर जो है वो बातचीत ये होगी, सेल टैक्स के अंदर बातचीत ये होगी कि हमें जो है वो सेल टैक्स गुड्स के ऊपर भी पढ़ना होगा, और सेल टैक्स हमें सर्विसेज के ऊपर भी पढ़ना होगा। अब गुड्स की डेफिनेशन भी लॉ में मौजूद है, सर्विसेज की डेफिनेशन भी लॉ में मौजूद है। जिन गुड्स के ऊपर, जिन सर्विसेज के ऊपर सेल टैक्स लगता है, आप जिंदगी में उससे वाकिफ हैं, मगर इसकी फॉर्मल डेफिनेशन जो है हम कानून के अंदर पढ़ेंगे। मगर गुड्स के ऊपर सेल टैक्स की जो किताब है वो है फेडरल सेल टैक्स लॉ, जिसको हम कहते हैं सेल टैक्स एक्ट 1990। अच्छा, और प्रोविंशियल जो लॉ है वो बेसिकली सर्विसेज की सेल टैक्स की मैटर को डील करते हैं, और इसके ऊपर आपको 5 किताबें पढ़नी पड़ेंगी। 4 तो प्रोविंसेस हैं, यानी कि जो है वो सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, और इसके अलावा आईसीटी, आईसीटी स्टैंड्स फॉर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। तो इस्लामाबाद चूंकि किसी सूबे का हिस्सा नहीं है, तो उसके लिए भी एक प्रोविंशियल लॉ बना हुआ है जो कि सर्विसेज की, सेल टैक्स की निजाम को चलाने के लिए बनाया गया है। तो आपको जो है वो यहाँ पे 5 किताबें पढ़नी है, यहाँ पे एक किताब पढ़नी है, मिला जुला के जो है वो ये 6 किताबें जो है वो पढ़ के आप सेल टैक्स के ऊपर अपने आप को तैयार कर लोगे। यहाँ पे इस पे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये 5 किताबें कैसे पढ़ेंगे। ये मोर और लेस जो है वो रेप्लिकेट है, यानी कि एक ही चीज को बार बार जो है वो मुख्तलिफ कानून में लिखा गया है। बस रेट में फर्क है कि सिंध के अंदर जो है वो 13% जनरल रेट है, पंजाब के अंदर 16% जनरल रेट है, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर 15% का रेट है, और इस्लामाबाद के अंदर 16% का रेट है। तो ये रेट की जो डिफरेंशिएशन है, इस डिफरेंशिएट करने के बाद हमें जो है वो प्रोविजंस में कोई बहुत ज्यादा जो है वो स्केटर्ड व्यूज नहीं मिलेंगे। एक कोई प्रोविंशियल लॉ पढ़ लिया जाए और उसको फिर जो है वो साथ साथ डिस्कस कर लिया जाए कि यार सिंध में ऐसा है और बलूचिस्तान में ऐसा है, और इसको अच्छे तरीके से मुरतब कर लिया जाए तो काम हो जाता है। बहरहाल सिलेबस में आपके पास 5 कानून है, तो जिस हद तक जो है वो इसमें हमें जाना होगा वो इंशाल्लाह पढ़ाई के वक्त देख लेंगे। सिलेबस के अंदर ये कहा गया है कि इन 5 कानून के अंदर आप जो है वो रिसर्च करने की कोशिश ना कीजिएगा, इसके अंदर जनरल नॉलेज ही जो है वो आपसे पूछी जाएगी। बाकी ये जो है वो रिसर्च की हद तक जो है वो पढ़ा जाएगा, और इसके ऊपर जो है सेल टैक्स एक्ट 1990 एक किताब हमें पढ़नी होगी। तो वो हमारा इस तरीके से निजाम चलता है पढ़ाई का कि पहले हम इनकम टैक्स कवर कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो है वो हम सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो कवर करते हैं, और ये वाला जो आखिरी एरिया जो अभी मैं आपसे जो है वो इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, ये हमारी इन्हीं पढ़ाई के अंदर जो है वो गाहे बगाहे डिस्कस हो जाता है, और बिल्कुल आखिरी में जो है वो इसके नोट्स वगैरह शेयर कर दिए जाते हैं। ये जो है वो बेसिकली आपको कॉम्पेंडियम में आपको नहीं मिलेगा, अफेक्टिवली इसके अंदर आपको थोड़ा सा अपने जहन पे बोझ डाल के इसकी या तो राइटिंग पावर डेवलप कर लीजिएगा, या इसके थोड़े से मिनिमोनिक्स बना के इसकी कोई मेमोराइजेशन वगैरह करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर आप लोगों को प्रोफेशनल एथिक्स, वैल्यूज और एटीट्यूड के अंदर 3 चीजें पढ़नी है कि प्रिंसिपल ऑफ फेयर लेजिस्लेशन एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छे जो है वो निजाम को चलाने के लिए
कानून साजी कैसे होनी चाहिए और कानून साजी के बाद जो कानून के संभालने के लिए रखवाले निगरान रखे जाते हैं वो कैसे होने चाहिए। तो कानून साजी कैसे होनी चाहिए और कानून के रखवाले कैसे होने चाहिए, इनके बारे में अच्छे प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये जो है वो हमें पढ़ना होगा। बहरहाल ये अनफॉर्चुनेटली हमें खाली किताब की हद तक ही पढ़ना होगा, या अल्लाह ने शायद आपके मुकद्दर में रखा होगा कि आप इसको सही कर लेंगे, हम लोग तो नहीं कर पाए हैं। हमारे पास तो लेजिस्लेशन भी बेरा गर्क है और जो है वो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन भी बेरा गर्क है। लेजिस्लेशन जो है वो आप देखते हैं हर साल जो है वो 300 350 अमेंडमेंट्स आ जाती हैं, फिर उसकी वर्डिंग के अंदर भी इश्यूज होते हैं, उसकी ड्राफ्टिंग के इश्यूज होते हैं, फिर वो एक मर्तबा आती है तो फिर इसके बाद जो है वो अगले महीने कोई मिनी बजट आ जाता है। तो अगर लॉ में बारीकी से मेहनत करके बनाया जाए तो ये कैसे हो सकता है कि वो रोज रोज चेंज हो। आपका या मेरा घर जो है जिसमें हम रहते हैं, क्या हम रोज रोज उसको जो है वो दीवारें गिराते हैं और दोबारा से बनाते हैं? नहीं नहीं नहीं, हम ये करते हैं कि हमारे शायद दादा ने बनाया था, हमारे अब्बू भी उसी घर में रह रहे थे, फिर हम भी उसी घर में रहना शुरू हो गए, बिकॉज ऑफ द रीजन हमें मालूम है कि भाई जो है वो इसके अंदर हमारी जनरेशन रहनी है और हम इसको जो है वो इसको एक बहुत अरसे के लिए यूज करने वाले हैं। इसी तरीके से कानून साजी की जिन लोगों के पास जिम्मेदारी है उनमें इतनी महारत होनी चाहिए, महारत नहीं है तो वो आप जैसे काबिल लोगों से जो है वो राब्ता करें और इनको जो है वो इस्तेमाल करके ऐसा कानून बनाए कि एक अरसे तक वो चले। ये नहीं होना चाहिए कि हर साल जो है वो 300 400 अमेंडमेंट्स आ रही हो लॉ में, और आप जो है वो पहले तो ये होता था कि हम जो है वो साल में 4 एसआरओ 5 एसआरओ उसके बेस पे हम कहते थे यार इस दफा तो बहुत काम आ गया कि 4 5 एसआरओ आए और लॉ में चेंजेस आ गई। अब तो ये हो रहा है कि एक एक दिन में 5 5 6 6 एसआरओ अलग आ रहे होते हैं, लॉ में चेंजेस अपनी जगह पे, एसआरओ और ये सर्कुलर जो अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ ये क्या चीज होती है ये अलग आ रही होती है। तो एक अजीब सी खिचड़ी बनी हुई है और इसके ऊपर बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता कि फेयर लेजिस्लेशन के प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं। मगर पढ़ा क्यों जा रहा है? फिर इसलिए पढ़ा जा रहा है कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे वाली जनरेशन जो है वो इन चीजों को समझ के इसके ऊपर कुछ जो है वो अपना रोल प्ले करेगी। एडमिनिस्ट्रेशन टैक्स ऑफिस की बात हो रही है, रिश्वत के जो है वो दुकानें खुली हुई हैं, वो भी बहरहाल मसला है, ये भी मसला है। इन दोनों के ऊपर जो है वो हमें असल अच्छे उसूल पढ़ के इसके ऊपर अपने आप को लाने की कोशिश करनी है। ये मकसद होगा यहाँ पे आई कैप आपसे ये पढ़ाने का मकसद ये है आई कैप का, वर्ड अदरवाइज जो है वो इन चीजों के ऊपर हमारा टोटल फेलियर है। फिर इसके बाद जो है वो एथिक्स के ऊपर हमें जाना है। बेसिकली टैक्स की किताब के तीन जो है वो यूजर हैं। एक टैक्स पेयर है, ये सबसे बड़ा फोकल पर्सन है, यानी इसी के लिए तो टैक्स का निजाम बना है जो टैक्स पे कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं जो कि टैक्स पेयर की मदद के लिए जो है वो बहरहाल अपना जिंदगी का औकात और अपनी जो है वो मेहनत और अपने प्रोफेशन को अपने जरिया माश को मुंतबिक किए बैठे हैं। तो ये भी जो है वो एक इम्पोर्टेंट यूजर है एथिक उसके लिए टैक्स लॉस के लिए। तीसरा जो है वो यूजर जो है वो है टैक्स लेजिस्लेटर, यानी कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स लेजिस्लेटर के लिए कोई एथिक्स नहीं है, उनके लिए तो बस एक ही जो है वो जिंदगी में मकसद है मैक्सिमाइजेशन ऑफ रेवेन्यू। एथिक्स की बातें इखलाकियात की बातें कौन करे? वो टैक्स पेयर करेगा और टैक्स प्रैक्टिशनर करेगा। मैंने आपको बता दिया फॉर द टाइम बीइंग हमारे निज़ाम के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेशन का एक ही मकसूद नजर आता है कि हम जो है वो रेवेन्यू कैसे मैक्सिमाइज कर लें, और इसके ऊपर उनके लिए कोई एथिकल कंसिडरेशन वगैरह जो है वो वर्कआउट नहीं की जा सकती। तो ना दुनिया में कोई कर रहा है एथिकल कंसीडरेशन फॉर द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ना आप करेंगे। बस ये जो है वो एथिक्स वगैरह की बातें टैक्स पेयर के लिए और टैक्स प्रैक्टिशनर के लिए पढ़ लेनी होगी। फिर इसके बाद आखिरी में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो डिस्कस यहाँ पे करना होगा, जो हमारी क्लासों में आपको बहुत मर्तबा यानी कि एक से जायद दफा और कई दफा जो है वो ये डिस्कस करना पड़ेगा कि टैक्स बचाने के टैक्स घटाने के दो तरीके होते हैं। एक टैक्स अवॉइडेंस होती है और एक टैक्स इवेजन होती है। अवॉइडेंस का मतलब ये कि मैं जो है वो कोई टैक्स प्लानिंग कर लूं और उसके थ्रू जो है वो मैं टैक्स जो है वो बचा लूं। और टैक्स इवेजन का मतलब ये होता है कि मैं जो है वो डबल बुक्स मेंटेन कर लूं, मैं ट्रांजैक्शन को जो है वो छुपा दूं। यानी कि मिसाल के तौर पे मेरे पास जो है वो
रिटेल की शॉप है और उसके ऊपर जो है वो 100 रुपए की सेल में जो है वो इनवॉइसेस इशू करके करता हूँ, 100 रुपए की सेल्स जो है वो बगैर इनवॉइसेस के करता हूँ। और इसके ऊपर आपको मालूम है कि रिटेल का जो कस्टमर होता है वो इनवॉइस कॉन्शियस नहीं होता है, वो इन चीजों को देखता ही नहीं है कि भाई मुझे इनवॉइस इशू हो रही है नहीं हो रही है। वो तो रश में आता है लेके चला जाता है, नतीजतन डबल बुक्स बहुत आसानी से मेंटेन हो जाती है। ये टैक्स का घटाना और बचाना इस तरीके से, जहां पे लोगों से आपको झूठ बोलना पड़े, ये होता है इवेजन। और अवॉइडेंस ये होती है कि आप जो है वो टैक्स बचाएंगे और इसको माशरे में अपने स्टूडेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने क्लाइंट को, अपने वालदेन को बयान करेंगे कि देखो मैंने ये किया, इससे हमारा टैक्स बच गया। तो यहाँ पे जो है वो इस तरीके से इजहार करना, ये इस बात का ऐलान है कि इसमें कोई जुर्म नहीं है, वरना कोई जुर्म होता है तो उसका तो ऐलान जो है वो नहीं किया जाता। आप जो है वो बेसिकली कोई कारनामा कर रहे होते हैं, उसी का ऐलान कर रहे होते हैं। तो टैक्स अवॉइडेंस की सबसे बड़ी निशानी ये है कि ये करने वाला जो बंदा है वो माशरे में अपनी स्कोरिंग चाहता होगा, वो अपने नंबर बढ़ा रहा होगा, अपने क्लाइंट, अपने वालदेन, अपने दोस्त, अपने ऑफिस कलीग्स वगैरह वगैरह। और इसके ऊपर जो है वो टैक्स अवॉइडेंस के अंदर जो टैक्स की सेविंग होगी वो प्लानिंग है। और ये जो है वो इवेजन जो है वो जिसमें टैक्स की सेविंग होगी, दिस इज कॉल्ड क्राइम। क्राइम जो है वो करना मना है और अवॉइडेंस जो है वो करना हक है। तो इन दोनों के दरमियान में एक बारीक सी लकीर है, यहाँ पे पाँव रखते हैं तो हो जाता है कि भाई जो है वो ये इवेजन हो गया, इधर जो है वो पाँव रखते हैं तो ये हो गया भाई जो है वो अवॉइडेंस। इसको कैसे सीखा जाएगा, आपको जो है वो सिखाया जाएगा। मुख्तलिफ सेक्शंस में अवॉइडेंस की तरकीबें हैं, वो आप जो है वो सीखेंगे, उसको जो है वो आपको जिंदगी में भी काम आएगा, एग्जाम में भी काम आएगा। एग्जाम में सवालत पूछे जाते हैं कि इस ट्रांजेक्शन को ऐसे कर लें तो क्या होगा, ऐसे कर लें तो क्या होगा। मिसाल के तौर पे अगर जो है वो एक वालिद साहब है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म जो है वो रन करते हैं, बेटे ने कहा अब्बा आपके तरीके पे चलना चाहता हूं, मैं भी फर्म चलाऊंगा। तो दो तरीके हो सकते थे, बेटे ने अपनी फर्म अलग से बना ली, या दूसरा तरीकाकार ये कि अब्बा के साथ पार्टनरशिप कर ली। दोनों केस में बहरहाल तय शायद यही था कि बेटा कहने लगा अब्बा आपकी प्रैक्टिस जो है वो ओल्ड स्टाइल पे है, मैनुअल वगैरह काम आप करते हैं, मैं नए दौर का बंदा हूँ, डिजिटलाइज मैनर पे डिजिटाइज करना चाहता हूँ सारे डेटा को, सारी वर्किंग को, सारी जो है वो कैलकुलेशंस को, प्लानिंग्स को। तो मैं जो है वो अलग पैटर्न पे, ठीक है बेटा आप अपना काम कीजिए, अपने क्लाइंटों का रेवेन्यू वो आपका और मेरा जो है वो क्लाइंटल का जो रेवेन्यू वो मेरा। तो अलग अलग फर्म बना ले, अलग अलग फर्म बनाएंगे तो क्या होगा कि हर एक की यानी कि दोनों की अलग अलग टैक्सेशन होगी। आप देखेंगे कि अगर जो है वो टैक्सेशन दोनों की अलग अलग करेंगे तो टैक्सेशन के ऊपर जो है वो आपको ओवरऑल टैक्स इंसिडेंस जो है वो महंगा पड़ेगा। और अगर जो है वो दोनों बाप बेटे इंटरनल को अरेंजमेंट कर लें और जो है वो फर्म बना लें, यानी कि जो है वो पार्टनरशिप कर लें, तो उस केस में आपको महसूस होगा कि कंबाइंड बेसिस पे टैक्सेशन जो है वो कम लग रहा है। कंबाइंड बेसिस पे टैक्सेशन कम लग रहा है या फिर एक जो है वो इंडिविजुअल बेसिस पे टैक्सेशन कम लग रहा है, ये हमें मेहनत करनी पड़ेगी। कहाँ पे कंबाइंड बेसिस पे जो है वो टैक्सेशन कम हो जाएगा, कहाँ पे इंडिविजुअल बेसिस पे टैक्सेशन कम हो जाएगा, ये है बेसिकली टैक्स इवेजन। ये है बेसिकली टैक्स अवॉइडेंस या टैक्स प्लानिंग का आंसर। अगर आप जो है वो इनकम को स्प्लिट जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा टैक्स आपका बचेगा। मगर बाज औकात ऐसा होता है कि इनकम को स्प्लिट करने के बजाय इनकम को कंबाइन करने के ऊपर टैक्स सेव हो जाता है। तो वो चीजें कहाँ पे है कि कंबाइन करने पे टैक्स सेव हो जाएगा, कहाँ पे इनकम को स्प्लिट करने पे टैक्स सेव हो जाएगा, ये बातें जो है वो हमें टैक्स अवॉइडेंस के अंदर जो है वो सीखनी होगी। बाकी जिसको नहीं पता होता बहरहाल वो सीधा सीधा ये करता है कि यार आपकी अलग फर्म मेरी अलग फर्म, वो इस कैलकुलेशन में जाता ही नहीं है कि कंबाइन करेंगे तो क्या होगा और स्कैटर्ड करेंगे तो क्या होगा। तो ये बहरहाल जो है वो हमें प्लानिंग के अंदर जो है वो जाके देखना होगा और जो है वो इसको अवॉइडेंस और इवेजन के नाम से ताबीर करना होगा। ये काफी टेक्निकल एरिया होता है और इसके अंदर जो है वो आपको पूरे लॉ के अंदर ग्रिप होगी कि इसको ऐसे कर लूं, इसको वैसे कर लूं, इस सेक्शन को इस तरीके से पढ़ लूं, उस सेक्शन को उस तरीके से पढ़ लूं, तो फिर आप जो है वो इसका सही से आंसर जो है वो दे सकोगे। और जिंदगी में अगर हम टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी बेसिकली प्रैक्टिस की सही प्राइसिंग जो है वो इधर ही होती है। हम खुदा ना खास्ता इवेजन का तो काम नहीं करेंगे, अवॉइडेंस का काम कर करके जो है वो हम अपने क्लाइंट के पास अपनी जो है वो स्कोरिंग करते हैं और उसकी बेसिस पे ही हमारा जरिया माश चलता है। बाकी अदरवाइज रिटर्न फाइल करना तो आजकल ऑटोमाइज हो गया है, डेटा आपके पास होता है, ऑटोमाइज वे में जो है वो रिटर्न जो है वो खुद ब खुद तैयार हो जाता है। दो दो ढाई ढाई हजार रुपए में लोग रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, वो तो अब एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब जो है वो मेन आपकी अगर टैक्स की प्रैक्टिस है तो इसके ऊपर आपको कमांड हासिल करनी होगी। और ये कमांड हासिल करने के
लिए बेसिक टैक्स लॉज, और फिर इसके बाद जो है वो उसके डिफरेंट डायलेक्ट्स, उसके बिल्कुल डिफरेंट जो है वो एंगल जो है आपको कोरोबोरेट करने होंगे, उसकी इंक्वायरी करनी होगी, उसकी प्रैक्टिसेस समझनी होगी। और इसीलिए इस सब्जेक्ट का नाम जो है वो टैक्स प्रैक्टिसेस भी है। टैक्स प्रैक्टिसेस का मतलब ये कि ये मत देखिएगा कि खाली किताब में क्या लिखा हुआ है, ये भी देखिए कि दुनिया इसके ऊपर जो है वो किस तरीके से काम कर रही है। तो हमारे ये 3 एरिया इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, इनकम टैक्स, और जिसको मैं डायरेक्ट टैक्स कह रहा हूँ, एक इनडायरेक्ट टैक्स, और एक जो है वो ये थ्योरी वाला प्रोफेशनल एथिक्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड का। इसके अंदर ये 3 एरिया में से ये जो तीनों एरियाज हैं ये हमारे गाहे बगाहे डिस्कस होते रहेंगे, और बिल्कुल एंड में आके जो है वो कंपाइल होंगे। ये 2 एरियाज जो हैं इसके ऊपर टेक्निकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, और इसके ऊपर जो है वो हमें ड्यूरिंग द टेन्योर ही हमें जो है वो बेसिकली इसकी जो है वो प्लानिंग करनी होगी कि ये किसी भी सेक्शन के अंदर ये दोनों कॉन्सेप्ट कैसे फिट होते हैं। वो खैर मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको लिंक करवा दूंगा कि कैसे जिम्मेदारी किस तरीके से ये निभाई जाएगी। पढ़ाई हमारी होगी इनिशियली जो है वो इनकम टैक्स लॉ से, सेल टैक्स लॉ या फेडरल एक्साइज लॉ लेटर स्टेज पे आएंगे। अदनान अली बेग कह रहे हैं इलीगल एंड लीगल, यस बिल्कुल। जी बिल्कुल, आपने अदनान बिल्कुल सही कहा कि कंपनीज के अंदर जो ग्रुप रिलीफ का कॉन्सेप्ट है कि होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के लॉसेस को यूज कर लेती है अपने जो है वो प्रॉफिट्स को वाइप ऑफ करने के लिए, दिस इज द टैक्स अवॉइडेंस टेक्निक। बहरहाल आपने काफी एडवांस एग्जांपल दे दी। ये तो काफी हाई लेवल की जो है वो इंटेलेक्ट जो है वो अवॉइडेंस होती है, और ये खैर हर किसी के बस की बात भी नहीं है, क्योंकि एक तो बात ये कि ये सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर है, और फिर इसके ऊपर भी जो है वो आपको शायद आइडिया है, आपके सवाल पूछने से मुझे अंदाजा हो रहा है कि इसके अंदर एससीपी को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है, बैंक होती है तो फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो इन सारी चीजों के ऊपर ये तो बहुत हाई लेवल की अवॉइडेंस है, ये भी बहरहाल अवॉइडेंस के जमरे में आती है। इसके अलावा आपको ड्यूरिंग द कंकरेंस ऑफ द स्टडी जो है और भी बहुत सारी अवॉइडेंस और प्लानिंग की बातें सीखते जाना है। चले आगे बढ़ते हैं। अब मेरी आपसे बातचीत ये होने वाली है कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टेस्ट क्या है। ये हमारी शीट के अंदर इसको मैंने नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 से ताबीर किया है। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, डायरेक्ट टैक्स जो है वो बर्डन और पेमेंट जो है वो सेम पर्सन के ऊपर होता है। यानी कि अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स में जो है वो एंट्री इस तरीके से बनती है कि अगर ग्लेक्सो पाकिस्तान है तो उसका जो है वो अगर 100 रुपए का जो है वो टैक्सेबल इनकम है तो उसका अकाउंटिंग एंट्री या फाइनेंशियल इम्पैक्ट इस तरीके से कैलकुलेट होता है कि टैक्स एक्सपेंस 29% कॉर्पोरेट टैक्स रेट है, 29% के ऊपर 100 रुपए के ऊपर जो है वो जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो 29 रुपए, टैक्स एक्सपेंस डेबिट 29 रुपए का, और टैक्स पेएबल 29 रुपए का क्रेडिट। ये दोनों यानी कि पेएबल भी ग्लेक्सो की बैलेंस शीट में बुक हुआ, और जो है वो ग्लेक्सो के जो है वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में टैक्स एक्सपेंस बुक हो गया। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो जिसके हैं वही आदमी उसकी पेमेंट भी कर रहा है, यानी कि जो आदमी एक्सपेंस बुक कर रहा है वही आदमी उसकी पेमेंट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। पाकिस्तान में बहुत सारे डायरेक्ट टैक्स है, मगर ये कि आपके सिलेबस के लिए जो है वो आपको सिर्फ इनकम टैक्स को पढ़ना है। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर ये होता है कि पेमेंट बाय वन पर्सन हु शैल इंडेमनिफाई हिमसेल्फ थ्रू रिकवरी ऑफ द सेम फ्रॉम अनदर पर्सन। लाइक अगर जो है वो आप फॉर एग्जांपल एक इस तरीके से ले लीजिए कि आप फर्नीचर लेते हैं, लाख रुपए का आपने फर्नीचर लिया पिकासो फर्नीचर से, तो उसने जो है वो इसकी अकाउंटिंग एंट्री इस तरीके से बनानी है कि कैश उसने 1,17,000 रुपए से डेबिट किया, लाख रुपए का फर्नीचर और 17,000 रुपए का सेल टैक्स, उसने दोनों अमाउंट आपसे वसूल कर लिए, और जो है वो उसकी अकाउंटिंग जो क्रेडिट एंट्री बनेगी वो इस तरीके से कि सेल रेवेन्यू जो है वो 100 रुपए का क्रेडिट हुआ और 17 रुपए का सेल टैक्स पेएबल क्रेडिट हो गया। तो 17 रुपए का जो सेल टैक्स पेएबल क्रेडिट हुआ ये उस वक्त हुआ जब सामने जो है वो कैश 17 रुपए का डेबिट भी हुआ है। कैश या तो डेबिट हुआ होगा या अकाउंट रिसीवेबल जो है वो डेबिट हुआ होगा। तो पेमेंट जो है वो कर रहा है पिकासो फर्नीचर, बर्डन जो है वो डाला जा रहा है अदनान के ऊपर यानी कि कस्टमर के ऊपर। तो नतीजा ये निकला कि सेल टैक्स तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। सेल टैक्स की निशानी या बहरहाल इनडायरेक्ट टैक्स की निशानी इस तरीके से होती है कि जो टैक्स की फिगर होती है वो
पे तो सेल टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स के रिटर्न के थ्रू होती है, मगर ये कि जो है वो इसकी इनवॉइसिंग हो जाती है, यानी टैक्स की फिगर इनवॉइस होता है। किसको इनवॉइस होता है? कस्टमर को इनवॉइस होता है। यही चीज आपको सेल टैक्स की जो एग्जांपल दी, इसी तरीके से आपको यही चीज जो है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी में भी नजर आएगा। फेडरल एक्साइज ड्यूटी में जैसे कि जो है वो एग्जांपल इस तरीके से कि बेवरेजेस को सेल करते हैं, 13% की जो है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है। 100 रुपए का जो है वो आपने जो है वो सेल किया, उसके ऊपर 13 रुपए की फेडरल एक्साइज ड्यूटी आपको इनवॉइस के अंदर लोड कर देनी है, ऐड कर देनी है। और नतीजतन ये हुआ कि पाकोला या पेप्सी कोला या कोको कोला ने पेमेंट करनी है गवर्नमेंट को फेडरल एक्साइज ड्यूटी की, मगर ये कि इसकी रिकवरी हो जाती है, यानी कि इंडेमनीफाई कर लेते हैं अपने आप को। रिकवरी कह दीजिए, इंडेमनीफाई कह दीजिए, इनवॉइस कह दीजिए, तीनों तरीके से बात एक ही होगी कि ये आपका एक्सपेंस बुक होने नहीं जा रहा। तो ऐसा टैक्स जो आपका एक्सपेंस ना हो, खाली आपके कैश फ्लो को इम्पेक्ट करता हो, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और जो है वो ऐसा टैक्स जो कि आपके कैश फ्लो को भी इम्पेक्ट करता हो, आपके प्रॉफिट और लॉस अकाउंट यानी आपके एक्सपेंस को भी इम्पेक्ट करता हो, और आपकी बैलेंस शीट को भी जो है वो इम्पेक्ट कर रहा हो, इसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। तो आपका एक्सपेंस है कि नहीं है जो टैक्स की पेमेंट है? अगर आपका एक्सपेंस है तो डायरेक्ट टैक्स, और अगर जो है वो आपका एक्सपेंस नहीं है, यू आर जस्ट अ पेइंग एजेंट, इन दैट सिचुएशन दिस इज गोइंग टू बी द इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर द पर्पस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स आपको सेल टैक्स का और फेडरल एक्साइज का कानून पढ़ना है, और डायरेक्ट टैक्स के लिए आपको जो है वो इनकम टैक्स का कानून पढ़ना है। अब इंशाल्लाह हम नोट नंबर 3 को पढ़ने जा रहे हैं। नोट नंबर 3 में मैं आपको ये पढ़ाना चाहता हूं कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और ये इनकम टैक्स रूल्स के साथ ये अदर्स जो लगा हुआ है ये क्या होता है। इसको मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए एक थोड़ी सी ऑफिशियल लैंग्वेज में यूज करूं तो इसको हम जिंदगी में कहते हैं स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स। आप अगर जो है वो बाइक खरीदने जाते हैं या फिर एक कोई और व्हीकल गाड़ी खरीदने जाते हैं, तो आप जो है वो शोरूम वाले को बोलते हैं कि भाई इसकी किट कहाँ है। किट मतलब यानी कि जो है वो इसके औजार कहाँ है, जिससे अगर कभी जो है वो मुझे पंक्चर होने के ऊपर जो है वो टायर चेंज करना पड़े, व्हील चेंज करना पड़े, तो मैं जो है वो कैसे जो है वो करूंगा। तो इसके लिए मुझे जो है वो जैक और जो है वो बेसिकली दूसरे जो है वो औजार मुझे उसकी किट दीजिए। तो कहेगा हाँ बिल्कुल, मैन्युफैक्चरर वो किट देता है। तो इसी तरीके से जो है वो पाकिस्तान में जो भी कानून बनते हैं उस कानून के अंदर कानूनी आला कार भी आपको साथ में दिए जाते हैं। उसका जो है वो नाम उमूमी तौर पे एसआरओ और सर्कुलर होता है, मगर इनकम टैक्स लॉ में बहरहाल इसका नाम एक और भी रखा गया है जिसका नाम है सर्कुलर लेटर। जो भी कभी कानून पढ़ेंगे उसके अंदर आपको एसआरओ और सर्कुलर तो नजर आ ही रहे होंगे। और जो है वो इनकम टैक्स लॉ में सर्कुलर लेटर के नाम से भी एक जो है वो कानूनी आलाकार आपको दिया जा रहा है। ये अफेक्टिवली जो है वो आप समझ लीजिए चाबियां हैं, यानी कीज हैं, यानी कि समझ लीजिए कि जरूरी चीजें हैं, इनके बगैर इनको ड्राइव नहीं किया जाता। ये दोनों व्हीकल है, ये दोनों व्हीकल हैं, और व्हीकल की जो है वो रवानी को बरकरार रखने के लिए ये कानूनी आलाए कार जो है वो 3 जारी किए जाते हैं। एक का नाम एसआरओ, एक का नाम सर्कुलर, और एक का नाम सर्कुलर लेटर। अब एसआरओ क्या होता है, सर्कुलर क्या होता है, सर्कुलर लेटर क्या होता है, वो पढ़ाने जा रहा हूँ। एसआरओ के लिए कोई सेक्शन रेफरेंस मैंने ताबीर नहीं किया, मगर सर्कुलर के लिए सेक्शन 206 में ताबीर कर रहा हूँ, और जो है वो सर्कुलर लेटर के लिए मैं जो है वो सेक्शन नंबर 213 ताबीर कर रहा हूँ। और फिर इन दोनों को जो है वो हम मजीद कंक्लूड करने के लिए इसके अंदर सेक्शन 214 भी लिंक कर लेंगे। तो अफेक्टिवली जो है वो ये वाली जो बात मैं नोट नंबर 3 पढ़ाने जा रहा हूं, तो अगर आपके सामने ऑर्डिनेंस रखा हो तो आप एग्जाम में भी ऑर्डिनेंस जाहिर बात है अपने सामने रखेंगे, और कोशिश कीजिएगा कि इंशाल्लाह थोड़े दिनों में ऑर्डिनेंस आ जाएगा। अभी तो इस वक्त जो है वो बजट आया है, वो भी फाइनल नहीं हुआ, तो जाहिर बात है ऑर्डिनेंस की तो छपाई का काम भी अभी शुरू नहीं होगा। तो ये आप समवेयर आफ्टर द मतलब 15 ऑफ जुलाई, और ईद की छुट्टियां भी शायद आ रही है तो इस वजह से और डिले हो जाएगा। आप रफली ये टारगेट कीजिएगा कि
जुलाई के आखिरी हफ्ते में आपको एक मुस्तनद जो है वो पब्लिशर का जो है वो कोई ऑर्डिनेंस मिल जाएगा, और उसके ऊपर फिर आप जो है वो कोशिश कीजिएगा कि क्लासों में जब बैठे तो सामने ऑर्डिनेंस अपने साथ रखिए। तो उससे इंशाल्लाह कभी कभी आपसे थोड़ा सा ये भी तज़किरा हो जाएगा कि भाई ये पेज खोल के देखिए, यहाँ पे जाके देखिए, तो उससे आपको जो है वो महसूस होगा कि आपकी इस पढ़ाई के ऊपर और ज्यादा बेहतर तरीके से कवरेज हो रही है। तो हमें ये तीन चीजें जो है वो नोट नंबर 3 में पढ़नी है, यानी कि जो है वो सर्कुलर और सर्कुलर लेटर और एसआरओ। सलमान साहब, इसमें जो है ना ऐसा होगा कि दो तीन पब्लिशर्स होते हैं, केपी साहब भी पब्लिश करते हैं, इसके अलावा एस एस सलाम भी पब्लिश करते हैं। एस एस सलाम दो हैं, एक जो है वो इस्लामाबाद वाले हैं और एक कराची वाले हैं। तो इंशाल्लाह जब पब्लिशर्स की किताबें आ जाएंगी तो ये तीनों किताबों को मैं जिम्मेदारी उठाता हूँ कि इसको मैं एक मरतबा देख लूंगा, रिव्यू कर लूंगा, तो फिर आपसे मेरी बातचीत हो सकेगी। आप मुझे बात पूछेंगे तो फिर मैं सही आपको मशवरा दे सकूंगा। पब्लिशर के ऊपर बेसिकली हमारा कोई खास रुझान नहीं है, पब्लिशर की प्रोडक्ट के ऊपर हमारा रुझान होना चाहिए। जिसकी अच्छी प्रोडक्ट लगी हमें, यानी कि उसके अंदर जो है वो हमारी सारी चीजें कवर होती हुई नजर आई, तो वही चीज जो है वो फिर आपको मैं मशवरा दे सकूंगा। तो इसको आज के दिन जो है या कुछ दिनों के लिए हम इसको उधार रखते हैं, जब तक वो इंशाल्लाह पब्लिशर्स अपनी प्रोडक्ट को लेके आ नहीं जाते। तो फिर एक मरतबा मुझे रिव्यू को आप मौका दीजिएगा, तो फिर मैं आपको सही मशवरा दे सकूंगा। अच्छा, उमर कुरैशी साहब कह रहे हैं कि स्टडी सोर्स का क्या जो है वो तरीकाकार। उमर, इसमें ये होगा कि मैंने अभी आपसे बातचीत की है कि ऑर्डिनेंस के ऊपर आपकी अटमोस्ट कमांड होनी चाहिए, और ऑर्डिनेंस के ऊपर आपकी अटमोस्ट कमांड होनी चाहिए। ये सबसे ज्यादा मुस्तनद फार्मूला है कि ऑर्डिनेंस के ऊपर आपकी अटमोस्ट कमांड होगी। बाकी इसके अलावा हमारी क्लास के अंदर मैं आपको जो है वो ऑर्डिनेंस तो आपके सामने रखा हुआ होगा, वहां पे मैं रेफर करता रहूंगा, और आप जो है वो इसको खुद भी सेल्फ स्टडी करेंगे। इसके अलावा मेरे कुछ नोट्स हैं, नोट्स के अंदर ये नहीं है कि कोई मैंने नई चीज लिखी है, बस यही किया है कि कुछ जो है वो सेक्शंस को जो आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है उनको एक जगह पे जमा कर दिया है। और फर्दर मोर बाज औकात उसकी एग्जाम्पल्स वगैरह, जाहिर बात है इनकम टैक्स के पेपर में जब ओपन बुक हो गया तो ये तो हो नहीं सकता कि वो आपसे पूछे कि सेक्शन नंबर 232 में लिख के बताइए क्या लिखा हुआ है। नहीं, वो ये होगा कि उसका कोई सिनेरियो होगा। तो वो सिनेरियो कैसे होगा, किस तरीके से होगा, तो वो जो हमारे नोट्स हैं उसके अंदर मैंने कुछ बॉक्स वगैरह डाल के उसके सिनेरियोज लिखे हैं। फिर इसके बाद जो है वो जो बजट में अमेंडमेंट्स आई हैं, वो बजट के अमेंडमेंट्स के ऊपर हमें बहुत महारत हासिल करनी है, और वो बजट के अमेंडमेंट्स के ऊपर महारत हासिल करने के लिए बजट के अमेंडमेंट्स और उसके ऊपर जो कमेंट्स हैं वो बहरहाल मैंने नोट्स के अंदर कवर किए हुए हैं। तो इन सारी चीजों के ऊपर नोट्स आपका जो है वो क्लास डॉक्यूमेंट होगा। फर्दर मोर ऑर्डिनेंस आपके सामने रखा होगा जिसको मैं गाए बगाए आपको रेफर करवाता रहूंगा। एंड थर्ड वन ये कि आपको जो है वो एक प्रैक्टिस मटेरियल भी शेयर किया जाएगा। प्रैक्टिस मटेरियल में वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे जो कुछ हम क्लास में करेंगे, कुछ सॉल्यूशंस मैं आपको दूंगा, कुछ आप लोग अपनी तरफ से मेहनत करेंगे। ये तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज जो है, यानी सबसे पहले मैंने आपको कंपेंडियम या ऑर्डिनेंस कहा, दूसरे नंबर पे मैंने आपको अपने नोट्स कहे, तीसरे नंबर पे मैंने आपको अपना प्रैक्टिस मटेरियल कहा, चौथे नंबर पे जो आप लोग बहुत ज्यादा उस पर कोताही करते हैं, आप लोगों से मुराद आपके सीनियर्स के साथ जो तजुर्बा है उसकी बेस पे बता रहा हूँ। देखिए, कोई बंदा, कोई बच्चा, अल्लाह करे सब पास हो जाए, मगर एक नहीं पास हो सकता। मेरा तजुर्बा कहता है अगर आप आई कैप की क्वेश्चन बैंक को नहीं सोल्व करेंगे। आई कैप की क्वेश्चन बैंक का मतलब है कि पास पेपर्स का अपडेटेड वर्जन, पास पेपर्स जो है वो जार बातें 2013 में, 14 में, 15 में जो पास पेपर्स थे वो आई कैप की वेबसाइट पे तो 2013-14 के कानून के तहत बने हुए हैं। फर्दर मोड उसका सॉल्यूशन जो है वो भी 2013-14 की बेस पे है। तो उसके ऊपर ये होगा कि वो तो आप अगर पास पेपर से पास पेपर सोल्व करेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। तो आई कैप ने आपके लिए मेहनत की है, बहुत बड़ा खर्चा किया है इसके ऊपर, और बहुत अच्छे काबिल लोगों ने उसके ऊपर जो है वो अपना हाथ जमाया है। मगर ये कि बहरहाल उसमें कुछ गलतियां थी लास्ट अटेम्प्ट में, वो गलतियों से बहरहाल जो है वो आपको नाराज नहीं होना। आपको जरूर जरूर पास पेपर्स को यानी कि इन द फॉर्म ऑफ आई कैप क्वेश्चन बैंक वो जरूर करना है। अभी जो है वो बजट
की वजह से वो रिवीजन के प्रोसेस में है। इंशाल्लाह जो है वो आ जाएगी वो जुलाई के एंड में या अगस्त के फर्स्ट वीक में। तो वो तो जाहिर बात है आप जो है वो शायद आखिरी दिनों में कर रहे होगे एग्जामिनेशन लीव के दौरान, तो वो क्वेश्चन बैंक करना जरूरी है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत जरूरी हैं। इसके बगैर जो है वो बहरहाल आपका मामला गड़बड़ में मुश्किल में आ जाएगा। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको कहा, जो आप सबसे आखिरी में करोगे वो आई कैप की क्वेश्चन बैंक है। उसके बगैर कोई भी एग्जाम में ना जाए, वरना खुदा न खास्ता वो बहुत ज्यादा रिस्क पे आ जाएगा। नंबर 1 मैंने कहा कि ऑर्डिनेंस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरे नंबर पे मेरे नोट्स, तीसरे नंबर पे मेरे प्रैक्टिस मटेरियल, चौथे नंबर पे जो है वो आई कैप की क्वेश्चन बैंक। और ये चौथे नंबर पे इस वजह से कि टाइम होरिजोन की बेस पे मैं बता रहा हूँ कि सबसे आखिरी नंबर पे हम जो है वो यानी कि रिवीजन के काम के लिए क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे होंगे, वरना अदरवाइज सबसे ज्यादा कारआमद नुस्खा पास होने का आई कैप की क्वेश्चन बैंक है। जी जी बिल्कुल हमजा, अब टेक्स्ट प्लानिंग की अगर हम ये टेक्स्ट प्लानिंग के जो क्वेश्चंस हैं इसकी अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उस सूरत हाल में फिर क्लास में करेंगे क्या। अब वो जाहिर बात है वो दौर तो गया कि मैं खाली रीड करके जो है वो चला जाऊंगा और जो है वो इसके ऊपर आपका काम हो जाएगा। नहीं, अगर मुझे पढ़ाना है तो ईमानदारी का तकाजा ये है कि मुझे टेक्स्ट प्लानिंग और टेक्स्ट टेक्निक्स आपको सिखानी होगी, और वही सिलेबस का सब्जेक्ट है। अगर आप सिलेबस का जो है वो ऑब्जेक्टिव पढ़ें, आईकेप ने जो लिखा है वो ये है कि वो कहता है कि मैं टेक्स्ट एक्सपर्ट बनाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को एतराज है कि यार आईकेप तो जो है वो अकाउंटिंग की बॉडी है, और आईकेप को ये पढ़ाना चाहिए कि भाई वो लॉ को और टैक्स को पढ़ाए एज अ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, यानी कि जो है वो आप लॉ को उस हद तक जानते हो जो कि अकाउंटेंट की नीड है। बाकी लॉ के ऊपर महारत हासिल करना वो तो लॉयर्स का काम होता है। मगर चूंकि हमारी इंडस्ट्री की डिमांड बहुत ज्यादा है लॉ के और टैक्स के माहिरों की, तो नतीजतन ये कि उन्होंने कॉर्पोरेट लॉ में भी यही किया है, टैक्स के लॉ में भी यही किया है कि वो दोनों के लर्निंग आउटकम या ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिलेबस के अंदर ये लिख दिया है कि आपको ऐसे तैयार होके आना है कि जैसे कि आप एक्सपर्ट हो लॉ के। यानी कि आप जो है वो बेसिकली जब पास पेपर को देखो तो आपको अंदाजा होगा कि आपको जो है वो कोई बहुत बड़ा कानूनदान और जो है वो कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट समझ रहे हैं, और आपसे ये ओपिनियन लिखवा रहे हैं, वो कर रहे हैं जो नॉर्मली आप फर्म में देखते हो कि आपके पार्टनर्स कर रहे होते हैं, मगर वो एग्जाम में आप स्टूडेंट से करवा रहा होता है। और अगर आप मुस्तनद तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो जाहिर बात है फिर वो आपसे नहीं हो सकेगा। अगर आप खाली वही करते रहे कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट को 183 डेज और इससे अलग किया जाता है और इससे नॉन रेजिडेंट बन जाता है, फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय रेजिडेंट होता है, तो ये फिर आपको सुनने में तो बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ यार ये तो मेरे सारा समझ में आ रहा है और बहुत अच्छा है ये, मगर उससे जो है वो फिर आपके एग्जाम पास नहीं होंगे खुदा ना खास्ता। और आपकी ऑफिस वगैरह में जहां पे भी आपके काम होंगे वहां पे भी आप सुरखुरू नहीं होंगे। आप जो है वो मुस्तनद तरीके से प्लानिंग और टेक्निक्स को जो है वो सीखेंगे तो फिर आपका काम होगा। एडवांस टैक्स की प्रिपरेशन उसको कितनी हेल्प कर सकती है ड्यूरिंग इस आर्टिकलशिप, अहमद बशीर। वो तो अपना जाहिर बात है आपको फर्म में आप क्या सोच रहे हो कि ये जो जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ अहमद, आप जो है अगर अपनी फर्म में जो है प्रैक्टिस कर रहे हो यानी कि टैक्स की फील्ड आप चूज करना चाह रहे हो, तो आपको कोई भी इतना नहीं सिखा रहा होगा। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस अल्लाह ने जो है वो मेरे दिल में बात रखी हुई है, और जो है वो आपने जो है वो मुझे हौसला अफजाई की हुई है, आप क्लास में आ गए तो उसके ऊपर जो है वो आप पढ़ रहे हो कि ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ये डायरेक्ट टैक्स होता है। आप ऑफिस के अंदर कभी कोई आपको ये नहीं बता रहा होगा, पूरी पूरी आर्टिकलशिप गुजर जाएगी, कोई नहीं बताएगा कि भाई जो है वो ऐसे ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, एसआरओ और सर्कुलर में क्या फर्क होता है। यही कोई नहीं बता रहा होता है कि एसआरओ का फुल फॉर्म क्या है। एसआरओ का फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी रूल एंड ऑर्डर। और कोई जो है वो सर्कुलर का जो है वो मतलब कोई नहीं बता पाएगा कि सर्कुलर में होती क्या चीज है। तो ये सारी चीजें तो आपको क्लास में ही समझने को मिलेगी, और इससे इंशाल्लाह आपको महसूस होगा कि फर्म में भी आप जो है वो नुमाया जो है वो स्टूडेंट के तौर पे शुमार होने लगोगे अगर आपने सही तरीके से क्लासे अटेंड कर ली तो। उमर, अभी मैं जो है वो अपनी क्लास के ऊपर वापस आ रहा हूँ, आप मुझे एडमिन के सारे मामलात में लेके जा रहे हैं। ये एडमिन से पूछिएगा क्लास टाइमिंग और ये किताब विताब, और ये तो बहरहाल मेरी रिलेवेंट बातें थी तो मैंने आपको बता दी। क्लास टाइमिंग वगैरह जो है ये आपको एडमिन से पूछना पड़ेगा। तो चले मैं अपनी वापस अपनी बात पे आ जाता हूँ। देखिए अब हमारी नोट नंबर 1 हो गई, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ नोट नंबर
थ्री के ऊपर। नोट नंबर 1 हमारा डायरेक्ट टैक्स और नोट नंबर 2 इनडायरेक्ट टैक्स और नोट नंबर 3 में लेके आ रहा हूँ। इसमें जो है वो मैं आपको ये बताऊंगा कि एसआरओ क्या होता है। एसआरओ स्टैंड्स फॉर स्टैट्यूटरी रूल्स एंड ऑर्डर, और जो है वो सर्कुलर और सर्कुलर लेटर। एसआरओ जो है ये एफबीआर इशू करता है। किसी भी सेक्शन में आपको अगर जो है वो ये मिले कि एस में बी प्रिस्क्राइब, एस में बी प्रोवाइडेड, जैसे सेक्शन 114 में मिलेगा कि रिटर्न यानी इनकम टैक्स का रिटर्न जो आप फाइल करोगे वो उस फॉर्म में करोगे जो कि एस में भी प्रिस्क्राइब है। तो एस में भी प्रिस्क्राइब की बेसिस पे आपको गुमान होने लगना चाहिए कि भाई ये प्रिस्क्राइब कौन करेगा, ये प्रिस्क्राइब करेगा एफबीआर। और एफबीआर जो है वो इसको कैसे प्रिस्क्राइब करेगा, ये किसी एसआरओ के थ्रू करेगा। जब भी रिटर्न का फॉर्मेट आएगा वो किसी एसआरओ के नंबर के साथ आएगा। और ये इस वजह से आया कि सेक्शन 114 के अंदर रिटर्न की फॉर्मेट के लिए एसआरओ जारी करने की इजाजत दी गई है एफबीआर को। इसको जिंदगी में कहा जाता है डेडिकेटेड लेजिस्लेशन। आपको आइडिया होगा, नहीं आइडिया तो मैं आपको बता रहा हूं कि लॉ बनाता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ बनाए। अब पार्लियामेंट को कुछ चीजों के ऊपर तशंगी महसूस होती है कि हम इसके ऊपर कैसे कोई जो है वो कंसेंसस डेवलप करें, या ये चीज तो ऐसी है जो टाइम टू टाइम भी बेसिस पे चेंज हो सकती है। तो उसके लिए फिर वो लॉ में लिख देते हैं या सेक्शन के अंदर लिख देते हैं एस में बी प्रोवाइडेड, एस में बी स्पेसिफाइड, एस में बी प्रिस्क्राइब। तो इस जगहों पे यानी कि एस में बी प्रोवाइडेड फॉर एग्जांपल है, चार अल्फाज हैं एस में बी प्रोवाइडेड, इसकी जगह पे एक एसआरओ का मजमून आएगा और इसके ऊपर जो है वो सेक्शन अब जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो आपको बहुत सारे सेक्शंस में एस में बी प्रिस्क्राइब कोई मिलेगा तो उसके ऊपर आपको फौरन पूछना चाहिए कि सर इसके ऊपर बताइए कि कौन सा एसआरओ है। और एसआरओ जारी करने का इजाजत नामा इनकम टैक्स लॉ के अंदर एफबीआर के पास है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास। और चूंकि ये कानून के अंदर पेवंदकारी की जा रही है कि एस में भी प्रिस्क्राइब की जगह पे या एस में भी प्रिस्क्राइब की जगह पे चार अल्फाज हैं और 11 पेज का रिटर्न जो है वो इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, तो ये लॉ को एक्सपेंड कर रहा है, ये लॉ को एक्सटेंड कर रहा है। और इसके ऊपर हुआ ये कि पार्लियामेंट ने अथॉरिटी रखी हुई है लॉ बनाने की और एफबीआर को इजाजत दे दी कि आप इस लॉ को एक्सपेंड कर दें। दिस इज कॉल्ड डेडिकेटेड लेजिस्लेशन। ये तमाम लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। टैक्स पेयर भी इसको फॉलो करें, अपीलेट अथॉरिटीज भी इसको फॉलो करें। अपीलेट अथॉरिटीज जो है वो टैक्स के निजाम में चार हैं। एक है कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू अपील, एक है अपीलेट ट्रिब्यूनल, एक है हाई कोर्ट और एक है सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और अपीलेट ट्रिब्यूनल ये तीन अपील के इदारे ऐसे हैं जो कि सेपरेट कवानीन के थ्रू ऑपरेट होते हैं। इनका जो है वो बनना, इनका चलना इनकम टैक्स लॉ के तहत नहीं है। इनके पास अपील वगैरह दाखिल कर सकती हो, इसके तो सेक्शंस मौजूद हैं, मगर इनके काम कैसे होंगे इसके लिए अलग से कवानीन है। कमिश्नर अपील जो है वो इनकम टैक्स के निजाम के अंदर बनी हुई अथॉरिटी है और कमिश्नर अपील के पास जो है वो अपील कैसे फाइल करते हैं और जो है वो उसके ऊपर कमिश्नर काम कैसे करता है, ये सारा कुछ इनकम टैक्स लॉ में लिखा हुआ है। हैविंग सेड सो कि चार अपीलेट अथॉरिटीज हैं, इसके अलावा कमिश्नर्स का निजाम है, इसके बाद टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं, इसके ऊपर टैक्स पेयर्स हैं। हर कोई आदमी जो भी इस कानून को फॉलो करेगा वो एसआरओ को जरूर फॉलो करे। एसआरओ को फॉलो करना ऐसा ही है जैसा कि जो है वो सेक्शन को फॉलो करना है, क्योंकि एसआरओ जो है वो अलग से कोई नया कानून थोड़ी डेवलप होने जा रहा है। एसआरओ तो सेक्शन के अंदर वो एस में बी प्रोवाइडेड की जगह पे अपनी जगह बना रहा है। अच्छा, एसआरओ को कोई अलग से सेक्शन नहीं है कि एसआरओ जारी हो सकता है। एसआरओ जारी होने का ऐलान सेक्शंस के अंदर ही है। इस तरीके से केस में भी प्रोवाइडेड सेक्शन में लिख दिया गया तो आमद है, किस चीज की आमद होने वाली है, एसआरओ की। अब आइए सर्कुलर की बात। सर्कुलर के लिए सेक्शन 206 नंबर मौजूद है। सेक्शन 214 जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज की थी वो इससे लिंक होगा। इसमें यह कहा गया है कि एफबीआर में इशू, एफबीआर चाहे तो जरूरी नहीं है कि सर्कुलर जारी ही करे, मगर कर सकता है अगर एफबीआर को यह महसूस होता है कि किसी सेक्शन को या किसी जो है वो प्रोविजन को स्केटर्ड वे में फॉलो किया जा रहा है। कोई एक काम करता है, कोई दूसरा काम करता है, कोई तीसरा काम करता है, तो वो कंसिस्टेंसी को अचीव करने के लिए एसआरओ सर्कुलर जारी करके सबकी ट्रीटमेंट को यकसानियत मुहैया कर देते हैं।
और बाज़ औक़ात ये होता है कि लोग थोड़े से परेशान हो गए बहुत सारी चीजों में और एक से ज़ायद चीजों में या एक चीज में, तो उसके ऊपर जो है वो क्लेरिफिकेशन नेचर की भी सर्कुलर जारी होती है। जैसे कि अभी बजट में बहुत जल्दी में इन्होंने बजट बनाया। दूसरी बात ये कि दुआओं के साथ नहीं बनाया। दूसरी तीसरी बात ये है कि जो है वो सूद का काम करने जा रहे हैं, आईएमएफ की जो है वो शराइत को पूरा कर रहे हैं, तो शायद अल्लाह की बरकत भी नहीं थी। नतीजतन बहुत सारी गलतियां हो गई हैं, ड्राफ्टिंग के एरर्स हो गए हैं। फिर उनके जो अंदर जो लोग हैं, फाइनेंस मिनिस्टर एक बात कह देते हैं, एफबीआर के चेयरमैन दूसरी बात कर देते हैं। फिर जो है वो जो टैक्स के माहिर हैं वो भी इसमें डिवाइडेड है, कोई क्या कह रहा है कोई क्या कह रहा है। अब ये करना पड़ेगा कि एक सर्कुलर जारी करना पड़ेगा एफबीआर को, और वो बताएंगे कि भाई इस चीजों के ऊपर कि ये जो बजट में चीजें आई हैं इसके ऊपर जो है वो क्या सही ट्रीटमेंट होना चाहिए और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। इतने सारे व्यू पॉइंट डेवलप हो गए हैं, इसके ऊपर जो है वो सही राय क्या है, इसके लिए सर्कुलर जारी। या ये बोल दीजिए कि मुख्तलिफ जो है वो ट्रीटमेंट समझ में आ रहे हैं, तो एक ट्रीटमेंट कौन सा सही है उसके ऊपर सर्कुलर जारी। तो ये सर्कुलर तो उन जगहों पे जारी होता है जहां पे जो है वो परेशानी का कोई मामला आ जाए, और ये जो है वो जब जारी होता है तो ये फिर बाइंडिंग होगा डिपार्टमेंटल स्टाफ के ऊपर। डिपार्टमेंटल स्टाफ का मतलब ये है कि एफबीआर के निजाम के अंदर जो काम करते हैं उनके ऊपर ये अप्लाई होगा, और एफबीआर के निजाम में भी जो काम करते हैं उसमें कमिश्नर अपील के ऊपर ये नहीं अप्लाई होगा। एक बात तो मैं आपको अभी बता चुका, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ट्राइब्यूनल ये भी अपील के इदारे हैं, मगर ये तो वैसे ही जो है वो एफबीआर के अंडर में काम नहीं करते। ये तो जुडिशियल इदारे हैं और ये जुडिशरी के तौर पे मुल्क में काम करते हैं। ये तो वैसे ही एफबीआर के अंदर काम नहीं करते हैं, ये भी अक्सर और बेशतर सर्कुलर की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा कमिश्नर अपील भी कानूनी तौर पे सेक्शन नंबर 214 की रूह से इस बात का पाबंद नहीं है कि वो सर्कुलर में लिखी हुई बात को माने। मगर एफबीआर के निजाम के अंदर जो लोग काम करते हैं, कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, ऑफिसर्स, इन सारे लोगों के ऊपर जो है आपको सर्कुलर की जो है वो इतलाक जो है वो पाबंद की जा रही है। यानी कि ये लोग जो है वो सर्कुलर को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, इनको फॉलो करना ही पड़ेगा। तीसरी जो है वो बड़ी ताकत होती है जिसके ऊपर सर्कुलर का इतलाक होगा कि नहीं होगा, वो है टैक्स पेयर। बेसिकली आया ही ये टैक्स पेयर के लिए है, मगर टैक्स पेयर को इस सेक्शन के अंदर पाबंद नहीं किया गया। यानी आप जैसे कोई काबिल आदमी हो और वो कहे कि नहीं एफबीआर की इंटरप्रिटेशन रॉन्ग है, एफबीआर की क्लेरिफिकेशन रॉन्ग है, वो कंसिस्टेंसी को लाने के लिए जो फार्मूला बता रहे हैं वो गलत है, तो उस केस में जो है वो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। आप बोलिए कि नहीं मैं ये ट्रीटमेंट फॉलो नहीं करूंगा, मैं अपनी मर्जी के ट्रीटमेंट फॉलो करूंगा। अब जाहिर बात है होगा क्या कि आपका असेसमेंट खुल जाएगा। कमिश्नर आपको बोलेगा कि भाई मुझे तो सर्कुलर फॉलो करना पाबंद है, आपने सर्कुलर फॉलो नहीं किया, मैं आपके असेसमेंट खोल देता हूं। आप जाएंगे अपील के प्रोसेस के अंदर, कमिश्नर अपील को भी आप कन्विंस कर सकते हैं कि आपकी बात सही है, क्योंकि कमिश्नर अपील जो है वो सर्कुलर को फॉलो करने का पाबंद नहीं। इसी तरीके से ट्रिब्यूनल हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उनको भी आप जो है वो ये कहें कि ये कमिश्नर जो एजुकेशन का कमिश्नर है इसको तो सर्कुलर फॉलो करना पाबंद है, और इसने सर्कुलर की बेस पे मेरी असेसमेंट को चैलेंज किया है, मगर मैं सर्कुलर को फॉलो नहीं करता। रीजन ये ABCD कोई भी रीजन होगा वो आपने बता देना है, और आपको कोई ये नहीं कहेगा कि यार सर्कुलर आया है तो आपको फॉलो करना ही चाहिए, सर्कुलर भी लॉ की तरह है। नहीं नहीं नहीं, सर्कुलर लॉ की तरह नहीं है, लॉ के अंदर है, बिल्कुल है, लो की अंदर की किताब के अंदर है, और आपको जो है वो एफबीआर से जारी शुदा ये डॉक्यूमेंट मिल रहा है। मगर जिसने जिसने इसको डॉक्यूमेंट को जारी किया है और जिस ऑफिस से ये डॉक्यूमेंट आया है उसी की किताब के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर आप बहुत ज्यादा माहिर हो और हमारे किसी अफसरान की तरफ से जारी किया हुआ सर्कुलर आपके मिजाज के ऊपर नहीं आता तो आप इसको ना मानिए, क्योंकि टैक्स पेयर के ऊपर पाबंदी आयद नहीं की गई कि वो सर्कुलर को फॉलो करें। उम्मीद है ये काम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ये जिंदगी में बहुत काम में आने वाली चीज है। अगली बात, सर्कुलर लेटर्स क्या होते हैं। सर्कुलर लेटर्स जो हैं, कभी इसका नाम होता है गाइडेंस टू इनकम टैक्स अथॉरिटीज या सर्कुलर लेटर्स। सर्कुलर लेटर्स जो हैं वो
213 नंबर सेक्शन के तहत जारी होते हैं, और इसके ऊपर भी 214 की अप्लीकेबिलिटी की कुछ बातचीत है। 213 में एफबीआर को पावर दिया गया है कि आप सर्कुलर लेटर जारी करें। 206 में एफबीआर को पावर दिया गया था कि आप सर्कुलर को जारी करें। अब सर्कुलर लेटर में क्या चीज जो है वो आती है कि कभी भी लॉ में कोई कार्रवाई हो रही हो और उसमें ऐसा महसूस होता है सुपीरियर्स को कि इंफीरियर अथॉरिटीज जो हैं वो कहीं पे उलझन में है, कोई जो है वो गाइडेंस की उनको जरूरत है, उनको कोई इंस्ट्रक्शन की जरूरत है, तो फिर वो इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस जो है वो जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू आती है वो होती है सर्कुलर लेटर। ये बहरहाल जो है वो सेक्शन 213 में इसकी तारीफ है। एक एग्जांपल देते हैं। 213 में जो सर्कुलर लेटर जारी हुए उसमें एक सर्कुलर लेटर ये भी माजी में जारी हुआ है कि दो 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 2019 में ये रिक्वायरमेंट आ गई थी कि अगर आप जो है वो बेवरेजेस हैं या शू पॉलिश हैं या जो है वो फर्टिलाइजर है या फिर एक सीमेंट है, ये अगर आप बाहर से इंपोर्ट करते हो तो जिस रेट पे आप इसको बेचोगे उस रेट की जो रिटेल प्राइस है वो इसके ऊपर छपी हुई होनी चाहिए। अब आपने जो है वो अपने सप्लायर को या बहरहाल कोई आपने अरेंजमेंट नहीं किया कि ये किस तरीके से छपी हुई होगी, और नया नया कानून आया था। इंपोर्ट स्टेज पे पोर्ट पे माल पाइल अप होना शुरू हो गया, और माल पाइल अप होने के ऊपर जो है वो इंपोर्ट सारी डिस्टर्ब होने लगी। वहां पे पोर्ट पे जगह नहीं होती थी चीजों को रखने की कि भाई रिटेल प्राइस छपी हुई नहीं है, कंसाइनमेंट रिलीज कैसे होगा। एफबीआर का सर्कुलर लेटर आया, कस्टम अथॉरिटीज को कहा गया सारे गुड्स को रिलीज करें, जिन जिन के जो है गुड्स हैं उनसे बस कागज पे लिखवा लीजिए कि भाई वो किस रिटेल प्राइस पे सेल करेंगे, वन गो में ये सारा कंसाइनमेंट रिलीज करें, आइंदा से इनको छपवाने की रिक्वायरमेंट होगी। तो सर्कुलर लेटर ने ये मामला हल कर दिया कि भाई ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे जो है वो रिजोल्व किया जाए, क्योंकि कंसाइनमेंट रवाना हो चुका था बाहर से। इसके बाद लॉ में रिक्वायरमेंट है कि रिटेल प्राइस प्रिंटेड होनी चाहिए। अब कैसे प्रिंट करेंगे, तो इंपोर्ट स्टेज पे जो है वो जब माल के डब्बे कंटेनर वगैरह खुले तो भाई रिटेल प्राइस तो नहीं छपी हुई, तो भाई अभी छाप देते हैं, तो बोर्ड पे कैसे छपेंगे, कैसे होगा, तो इसके लिए फिर कागज पे लिखवा लीजिए। तो सर्कुलर लेटर आया। सर्कुलर लेटर इन्हीं जगहों पे आता है जहां पे जो है वो ऐसी कंफ्यूजन आ जाती है कि सुपीरियर बोलते हैं कि यार इंफीरियर जो है वो हमारी गाइडेंस के बगैर चल नहीं पाएगा और मामला खराब होता हुआ नजर आ रहा है, तो फिर सर्कुलर लेटर जारी होते हैं। सर्कुलर लेटर के ऊपर भी लॉ ने इसी तरीके की बात रखी है कि ये एफबीआर के डिपार्टमेंटल स्टाफ के ऊपर तो बाइंडिंग है, अपीलेट अथॉरिटीज के ऊपर बिल्कुल बाइंडिंग नहीं है, और टैक्स पेयर का भी शुमार यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। अगर सर्कुलर लेटर के ऊपर भी आपको एतराज है कि एफबीआर के किसी अफसर ने या किसी सुपीरियर ने अच्छे तरीके से इसको ड्राफ्ट नहीं किया या अच्छी जो है वो बात इसके अंदर नहीं लिखी या कानूनी बात नहीं लिखी, तो आप ना फॉलो कीजिए, आप इसको जो है वो डिसएग्री कीजिए, लड़ाई कीजिए, फिर अपील के जो फोरम है वहां पे जाइए। अपील के फोरम जो है वो आपकी बात सुनने के ऊपर बिल्कुल जो है वो तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर जो है वो सर्कुलर लेटर की पाबंदी आयद नहीं है। वो चाहें तो आपको अग्री कर सकते हैं और एफबीआर के सर्कुलर लेटर को जो है वो डिसएग्री कर दें। ये सर्कुलर के साथ भी यही बर्ताव रवैया और यही सर्कुलर लेटर के फवाद अली, आवाज आ रही है आपको? सलमान, आवाज आ रही है? जी। तो मैं ये कह रहा था फवाद कि आपने ये पूछा कि भाई किसी ने अब्दुल राफे ने पूछा कि ये बताइए कि भाई जो है वो सर्कुलर की बाइंडिंग अफेक्ट क्या है। सर्कुलर और सर्कुलर लेटर की बाइंडिंग अफेक्ट इस तरीके से मैं समझा दूं। देखिए, यूजर ऑफ सर्कुलर और सर्कुलर लेटर कौन कौन हो सकते हैं? यूजर ऑफ सर्कुलर और सर्कुलर लेटर कौन कौन हो सकते हैं? तीन लोग हैं। टैक्स अथॉरिटीज हैं, टैक्स पेयर है, अपील अथॉरिटीज हैं।
अच्छा, अब लॉ ने हमें ये समझाया सेक्शन नंबर 214 के अंदर कि इसके ऊपर तो ये बाइंडिंग है, दे कैन नॉट डिसएग्री के सुपीरियर गलत बताता है, हम इंफीरियर है गलत बता रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर सर्कुलर है और सर्कुलर लेटर आ गया तो इन अथॉरिटीज के हाथ में जिसके पास भी पहुंचा वो इसको मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। चाहे वो सुपीरियर अथॉरिटी से जारी किया हुआ सर्कुलर है, सर्कुलर लेटर है, चाहे जो है वो पैरेलल अथॉरिटी से है, आपको मानना पड़ेगा। सेक्शन 214 ने उसके ऊपर कानून की स्टैंप लगा दी है। इन दोनों के ऊपर क्या होगा, इन दोनों के ऊपर जो है वो ये परस्यूएसिव है। परस्यूएसिव का मतलब नॉट बाइंडिंग। परस्यूएसिव ऐसी चीज होती है जिसको आप रेफरेंस के लिए तो यूज कर सकते हैं, मगर उसके ऊपर आपको फॉलो करना जरूरी नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको इस तरीके से एग्जांपल दूं कि आज जो है वो दुनिया की जितनी भी अलहामी किताबें हैं, वो सारी की सारी किताबें जो है वो कंसोलिडेट हो चुकी हैं अल्लाह के कलाम पाक में, यानी कि कुरान मजीद में। अब आप जो है वो कुरान मजीद अगर पढ़ लेते हैं तो उसके अंदर बहरहाल आपको अर्लियर तालीमात जो आज भी अप्लाई करनी है वो खुद ब खुद आपके ऊपर फॉलो हो जाएंगी। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युकीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। ये सूरह बकरा में आप पढ़ते हैं कि आप जो है वो अगर मुत्तकीन बनेंगे तो आपको हिदायत मिलेगी। और मुत्तकीन जो है वो बनने के लिए जो अल्लाह ने शराइत तय की हैं उसमें एक शर्त ये भी तय की है कि आपको जो है वो ईमान लाना पड़ेगा अल्लाह की किताब के ऊपर और अल्लाह की वो किताबों के ऊपर जो कि जो है वो अल्लाह की कलाम पाक यानी कि कुरान मजीद से पहले की किताबें हैं। मगर ये कि बहरहाल कुरान मजीद से पहले की किताबों को आज हम पढ़ने के ऊपर पाबंद नहीं है। हाँ, अगर कोई पढ़ना चाहता है, जैसे जाकिर नाइक साहब ने पढ़ी हुई है, तो वो इसको परस्यूएसिव एंगल पे पढ़ते हैं। वो इसलिए इसको नहीं पढ़ते हैं कि हमें उसकी सारी तालीमात को आज फॉलो करना है। हमारा ईमान है, हमारा यकीन है कि उसकी सारी तालीमात जो पुरानी किताबों की हैं वो कंसोलिडेटेड हैं। आज जिसका इतलाक हमारे ऊपर है वो कुरान मजीद के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। तो आप उसको जो है वो परस्यूएसिव एंगल से पढ़िए, नॉलेज के लिए पढ़िए, आपका जो है वो उसके ऊपर रुझान बनता है, आप बिल्कुल पढ़िए, मगर आपको उसको पढ़ के अपनी जिंदगी में लागू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसको हम कहते हैं परस्यूएसिव। इसी तरीके से कुरान मजीद हमारे लिए बाइंडिंग है और अर्लियर किताबें हमारे लिए परस्यूएसिव हैं। तो दुनिया की किताबों में भी ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सर्कुलर के ऊपर जो है वो मामला ये कि ये बाइंडिंग है टैक्स अथॉरिटीज के ऊपर। सर्कुलर लेटर के लिए भी यही कहानी होगी कि बाइंडिंग है टैक्स अथॉरिटीज के ऊपर और परस्यूएसिव है, यानी कि रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करना है तो करिए, नहीं करना तो ना करिए, और फिर इसको जो है वो भुगत लीजिएगा टैक्स अपील के प्रोसेस में। कौन से लोगों को समझाया जा रहा है, ये अपीलेट अथॉरिटीज हैं और टैक्स पेयर्स हैं। इन लोगों के ऊपर बाइंडिंग इफेक्ट नहीं है। सेक्शन नंबर 214 में जब बाइंडिंग इफेक्ट सर्कुलर और सर्कुलर लेटर का बताया गया तो वहां पे सिर्फ टैक्स अथॉरिटीज का तस्करा किया गया। अब्दुल राफे, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया। अब्दुल राफे, क्लियर हो गया आपको? चलें अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बताना चाहूं कि ये जो पहला पेज था हमारा, इस पहले पेज में मैंने आपसे ये भी बात की थी कि 14 शेड्यूल हमें पढ़ने हैं। शेड्यूल हमेशा कोई ना कोई सेक्शन से लिंक होंगे। कौन से सेक्शन से कौन सा शेड्यूल लिंक हो रहा है वो तो इंशाल्लाह जगह पे आ जाएगा। आज की क्लास में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि शेड्यूल के अंदर बेसिकली सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। शेड्यूल मकसद ये होता है कि सेक्शन के अंदर जो है वो डिटेल को लिखना या सेक्शन के अंदर लिस्टिंग को लिखना ऑर्डिनेंस को या लॉ की खूबसूरती को आउटवेट कर देगा, तो इसको एक जगह पे अनेक्शर की शक्ल में डाल दिया जाए। अनेक्शर तो नहीं बोला जाएगा मगर इसको शेड्यूल के नाम से बोला जाएगा। 14 शेड्यूल्स हैं।
ये हमें अपनी पढ़ाई के अंदर पढ़ने होंगे। आप इसके बारे में आज ही याद रख लीजिएगा। इसको मैं ये नहीं कहूंगा कि इसकी कोई रूट लर्निंग करनी है, मगर ये आपके जहन में बैठ जाए। बार बार हम पढ़ाई के अंदर इनको यूज कर रहे होंगे कि यार बैंक है तो 7 स्केड्यूल में जाके देखो, इंश्योरेंस कंपनी है तो 4th स्केड्यूल में जाके देखो, अगर ऑयल एंड गैस कंपनी है तो 5th स्केड्यूल में जाके देखो, और अगर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में जो कैपिटल गेन टैक्स लिया जाता है तो 8 स्केड्यूल में देखो। कोई भी टैक्स रेट देखना हो तो फर्स्ट स्केड्यूल में देखो। हर स्केड्यूल का एक एक सब्जेक्ट है, और अगर आप जो है वो इसके ऊपर आज ही अपने आप को तैयार कर लेंगे इस लिस्ट के ऊपर, तो पढ़ने पढ़ाने में दोनों में आसानी हो जाएगी। बार बार नहीं बताना पड़ेगा कि कौन से शेड्यूल का कौन सा सब्जेक्ट है। कोई भी रेफरेंस आपको सेक्शन के अंदर मिला कि शेड्यूल 1 के अंदर जाके देखिए, फौरन समझ लीजिए कि सेक्शन हमें लेके जा रहा है रेट की डिटर्मिनेशन के लिए। रेट की डिटर्मिनेशन हमेशा शेड्यूल 1 में होती है। क्या जाए कि 7 स्केड्यूल में जाके देखिए तो फिर फौरन समझ जाएगा कि सेक्शन हमें बात करना चाह रहा है कोई बैंकों का टैक्सेशन के बारे में, क्योंकि बैंकों का टैक्सेशन कंबाइंड है, कंसोलिडेटेड है, मुकर्रर है 7 स्केड्यूल के अंदर। तो इस तरीके से इसका जो है वो आपको शुमारजात जो है वो याद रख लेना चाहिए। शेड्यूल नंबर 1 में टैक्स रेट्स हैं, जितने भी इनकम टैक्स लॉ में टैक्स रेट्स हैं वो सारे के सारे जो है वो आपको शेड्यूल 1 में मिलेंगे। मिसाल के तौर पे आप स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की बाइंग सेलिंग करते हैं, उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स है, वो आपको फर्स्ट स्केड्यूल के डिवीजन 7 पार्ट 1 फर्स्ट स्केड्यूल में मिल जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो आपको टैक्स रेट निकालने हैं, वो डिवीजन 8 पार्ट 1 फर्स्ट स्केड्यूल के अंदर मिल जाएगा। कंपनी का जो टैक्स रेट है वो डिवीजन 2 पार्ट 1 फर्स्ट स्केड्यूल के अंदर मिल जाएगा। तो जो भी जो है वो टैक्स रेट है, कौन से डिवीजन में क्या बात है, वो इंशाल्लाह एक वक्त पे पढ़ लेंगे, आपको भी इसी तरीके से आ जाएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। मगर एक ये बात बहरहाल आप याद रख लीजिए आज की क्लास में कि जब भी कोई टैक्स रेट किसी का भी देखना होगा कि मोबाइल फोन के ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स लगता है कितना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर टैक्स लगता है कितना है, घर पे जो वो पीटीसी का टेलीफोन है इसके ऊपर कोई टैक्स है कि नहीं है, ये कहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, कि टैक्स के रेट की तो हमेशा जानकारी फर्स्ट स्केड्यूल में होगी। फर्स्ट स्केड्यूल एक लेंथ कैरी करता है, उसमें मुख्तलिफ जो है वो जगहों पे मुख्तलिफ बातें लिखी हुई है, वो फॉर्मेटिंग इंशाल्लाह हमारी पढ़ाई के अंदर। फिर अगली बात, एग्जेम्पशंस एंड कंसेशंस के बारे में बात करेंगे। आइडियली जो है इनकम टैक्स लॉ जो है वो टैक्स कलेक्ट करने का लॉ है, यानी इसमें जो है वो महसूलात की इकट्ठा करने की बातचीत है। इसके अंदर कोई एग्जेम्पशन वगैरह और कंसेशन वगैरह का कोई डिजायर्ड मोटिव तो नहीं था कि हम कोई एग्जेम्पशन और कंसेशन देंगे, मगर जाहिर बात है हर जो है वो रेवेन्यू की और हर जो है वो कलेक्शन की कोई ना कोई कॉस्ट तो होती है। तो इनकम टैक्स लॉ में ये जो एग्जेम्पशन और कंसेशन का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली महसूलात की कॉस्ट है। ये प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ये जो है वो पॉलिटिकल जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से ये एग्जेम्पशन और कंसेशन देनी पड़ती हैं। इसको जगह पे इंशाल्लाह पढ़ा जाएगा कि कौन सी एग्जेम्पशन और कंसेशन हैं, मगर सारी एग्जेम्पशन और कंसेशन आपको हमेशा सेकंड स्केड्यूल में मिलेंगे। थर्ड स्केड्यूल में इनकम टैक्स लॉ में भी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अकाउंटिंग में हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे डिप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस के नाम से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है, और इसके रेट डिफरेंट होते हैं अकाउंटिंग से, इसीलिए जो है वो बहरहाल इसको अलग से थर्ड स्केड्यूल में बयान किया गया है। और इसी तरीके से जब कंपनी की या कोई भी बिजनेस की कमेंसमेंट होती है तो कमेंसमेंट से पहले जो एक्सपेंडिचर होते हैं, इनकम टैक्स लॉ में मिजाज ये है सेक्शन नंबर 25 में कि बिजनेस की कमेंसमेंट से पहले जो एक्सपेंडिचर होते हैं उसको आप डेफर्ड कॉस्ट बुक कीजिएगा, और कमेंसमेंट के बाद उसको जो है वो अमोटाइज कीजिएगा। किस रेट से अमोटाइज करेंगे, कैसे अमोटाइज होगा, रेट ऑफ अमोटाइजेशन क्या है, ये हमें थर्ड स्केड्यूल में मिलेगा। इसी तरीके से जो ये अमोटाइजेशन एंड नहीं है, अमोटाइजेशन ऑफ है। और इसी तरीके से इंटेंजिबल्स के ऊपर भी जो है वो आपको अमोटाइजेशन जो है वो निकालनी होती है, मगर उसके लिए थर्ड स्केड्यूल में कोई डिस्कशन नहीं है। इंटेंजिबल्स की अमोटाइजेशन आपको इंशाल्लाह सेक्शन 24 में मिल जाएगी, जिसमें सीधा सा मामला ये कहा गया है कि कॉस्ट को उठाइए और यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर दीजिए। सॉफ्टवेयर हो, ब्रांड हो, पेटेंट हो, इसके ऊपर जो है वो आप इंटेंजिबल का छाप लगाते हैं, और इसके ऊपर जो है वो अमोटाइजेशन क्लेम होती है टैक्स लॉ में, जैसे अकाउंटिंग में भी होती है। मगर इसका कोई अलग से रेट वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, बस कॉस्ट को डिवाइड कर दीजिएगा यूजफुल लाइफ से, तो वो आपको सेक्शन में ही मिल जाएगी। बाकी जो है वो थर्ड स्केड्यूल में ये जो अमोटाइजेशन डिस्कस हो रही है, दिस इज फॉर प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर।
फिर आपको इंश्योरेंस कंपनियों का टैक्सेशन मिलेगा, जो कि जो है वो बेसिकली फोर्थ स्केड्यूल के थ्रू मिलेगा कि इंश्योरेंस कंपनियों का टैक्सेशन कैसे होता है। अगेन जो है वो बात के इंश्योरेंस का बिजनेस क्योंकि स्पेशलाइज है, जो लोग अकाउंटिंग के अंदर इंश्योरेंस का अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं वो देख चुके हैं कि अकाउंटिंग भी अलग होती है, तो जाहिर बात है इसका टैक्सेशन भी डिफरेंट फीचर्स कैरी करेगा। सारी फीचर्स को एक जगह पे जमा करना मकसूद, नतीजतन शेड्यूल बना दिया, उसका नाम है फोर्थ स्केड्यूल। जो एक्सप्लोरेशन ऑफ पेट्रोल का या एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स का काम करते हैं, उनका भी स्पेशलाइज्ड टैक्सेशन है, फिफ्थ स्केड्यूल में मिलेगा। रिटायरमेंट फंड जो होते हैं उनके तीन नाम लॉ में मुकर्रर हैं, ग्रेजुटी फंड है, सुपर एन्युएशन फंड है। सुपर एन्युएशन फंड टू मींस सिमिलर टू द पेंशन फंड या प्रोविडेंट फंड। इनकी जो है वो किस तरीके से जो है वो रजिस्ट्रेशन होती है, अगर इनकम टैक्स लॉ को पढ़ा जाए तो सेक्शन नंबर 21 में ये लिखा हुआ है कि आप अगर रिटायरमेंट फंड इंट्रोड्यूस करते हैं तो रिटायरमेंट फंड के अंदर आपका जो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉयर को अलाउबल एक्सपेंस जब भी तौर पे अलाउ होगा जब वो कमिश्नर से मंजूर शुदा रिटायरमेंट फंड होंगे। वो कमिश्नर से मंजूर कराने के लिए शराइत पूरी करनी पड़ेंगी, और शराइत को उन्होंने एक जगह पे जमा किया, उसका नाम है सिक्स स्केड्यूल। बैंकों का टैक्सेशन जो है वो सेक्शन 100A के साथ लिंक करते हुए सेवन स्केड्यूल में पढ़ा जाएगा, जो बहरहाल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हमेशा माना जाता है। कुछ ना कुछ इसका पूछ ही लेता है, छोटा मोटा, कभी बड़ा क्वेश्चन तो बैंक का नहीं आया मगर छोटा मोटा कुछ ना कुछ आ ही जाता है इसके ऊपर। स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर्स की बाइंग सेलिंग होती है उसके ऊपर आपको जो है वो एक टैक्सेशन का इस तरीके से मामला है कि नेशनल क्लियरिंग कंपनी को इजाजत दी गई है एक मखसूस सॉफ्टवेयर के थ्रू, वो मंथली बेसिस पे आपसे टैक्स इकट्ठा कर लेता है। जैसे महीना खत्म होता है अगले महीने की 7 तारीख 10 तारीख तक वो आपसे टैक्स ले लेता है। कैसे लेता है, आपके ब्रोकर को बोलता है कि आपके क्लाइंट ने इतना कैपिटल गेन अर्न किया, उसके ऊपर इतना टैक्स बनता है। ब्रोकर जो है वो आपके नाम से वो नेशनल क्लियरिंग कंपनी को दे देता है, और ब्रोकर जो है वो जब अपने जेब से देगा तो जाहिर बात है वो आपसे रिकवर करेगा। वो ब्रोकर आपसे रिकवर कैसे करता है ये लोगों का तस्करा नहीं है, मगर ब्रोकर फ्रंट पे खड़े होके नेशनल क्लियरिंग कंपनी को देगा, नेशनल क्लियरिंग कंपनी जो है वो एफबीआर को देगी। ये सारा निजाम जो है वो आपको 8 स्केड्यूल के अंदर मिलेगा। कि ये अजीब तरीका है, हम तो एफबीआर को टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी समझते थे, ये नेशनल क्लियरिंग कंपनी कहाँ से आ गई। तो अगेन जो है वो वही बात, मुख्तलिफ शराइत मुख्तलिफ जो है वो रिक्वायरमेंट और शेड्यूल में कंपाइल की जाएंगी, 8 स्केड्यूल इसके ऊपर मुकर्रर। जी जी, एनसी अदनान आपने बिल्कुल सही कहा। नेशनल क्लियरिंग कंपनी का मतलब एनसीसीपीएल, इसको जो हम टैक्स देते हैं अपनी शेयर्स की बाइंग और सेलिंग के ऊपर, ये उसका ही तस्करा कर रहा हूँ। ये सारा का सारा जो निजाम है एनसीसीपीएल का, लिस्टेड सिक्योरिटीज के ऊपर टैक्स इकट्ठा करने का, ये 8 स्केड्यूल है। फिर एक एमनेस्टी है। एमनेस्टी आप लोगों को आइडिया होगा कि ब्लैक इनकम को व्हाइट इनकम करने की, तो ये एक 9 स्केड्यूल है। माजी में जो रिटेल का तबका था उसको एक एमनेस्टी स्कीम दी गई थी। इनकम टैक्स लॉ के लिए के अंदर एक 9 स्केड्यूल बनाया गया था कि आप एमनेस्टी कैसे अवेल करेंगे, कैसे ब्लैक इनकम को व्हाइट इनकम में कन्वर्ट करेंगे, कैसे जो है वो उसके सारे सेक्शन इसकी जो है वो कंडीशंस होंगी। ये बहरहाल अब खत्म हो गई है। खत्म होने का मकसद ये है कि ये अब मजीद कोई अवेल नहीं कर सकता, इसकी डेडलाइन खत्म हो गई है। तो ये आज हम ऐसे कहते हैं कि ये अब रिडेंडेंट है, इसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, मगर लॉ में अभी भी मौजूद है, आपकी किताब में भी मौजूद होगा, मगर आप एग्जाम के लिए इसको नहीं पढ़ेंगे। फिर जो लोग रिटर्न फाइल नहीं करते, यानी इनकम टैक्स लॉ में रिटर्न फाइल जब आप करते हो तो आपका नाम जो है वो एक लिस्ट में आ जाता है एफबीआर की वेबसाइट पे, जिसका नाम होता है एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आपका नाम इस बात की निशानी होती है कि यू आर रेगुलरली फाइलिंग योर रिटर्न। तो जो लोग जो है वो किसी दूसरे शख्स से डील करें, यानी कि एज अ कस्टमर और एज अ सप्लायर, और सामने वाला बंदा जो है वो आपको ऐसा महसूस हो कि भाई जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, तो उसके साथ आपका बर्ताव क्या होगा, विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो बढ़ जाता है। आप उसकी पेमेंट, यानी वो आपका सप्लायर होता है, तो आप उसकी जो है वो पेमेंट में से कुछ जो है वो मजीद डिडक्ट कर लेते हैं। विथहोल्डिंग टैक्स जो डिडक्ट करना चाहिए उससे ज्यादा डिडक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है। और उस एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में ना होने पे उसके साथ और मजीद क्या कुछ बर्ताव किया जाएगा, ये सारी शराइत जो है वो आपको शेड्यूल 10 में मिलेंगी। शेड्यूल 11 में बहुत इंपॉर्टेंट
ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बूम करने के लिए बहुत सारी मेहनतें करके गए हैं। उसमें एक जो है वो शेड्यूल नंबर 11 भी है। शेड्यूल नंबर 11 में ये कहा गया है कि बिल्डर्स और डेवलपर्स जो हैं एक तरकीब से अपने प्रोजेक्ट को, यानी कि जो जैसे कि बेरिया टाउन है, दे आर द लैंड डेवलपर्स। बिल्डर्स साइमा बिल्डर्स है, गोशी बिल्डर्स है, बख्शी बिल्डर्स हैं। तो ये अपने बिल्डिंग के प्रोजेक्ट को और अपने लैंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को, जैसे कि बेरिया टाउन है या तेसर टाउन है, तो ये अगर एफबीआर के पास एक तरीके से रजिस्टर करा लें तो बहुत मामूली टैक्स देना पड़ेगा। कुछ शराइत हैं जो 11 स्केड्यूल में लिखी हुई हैं, उसको अगर आप फॉलो कर लें तो बहुत मामूली से टैक्स के ऊपर आपको जो है वो जान छूट जाएगी। बिल्डर्स वगैरह का टैक्सेशन बहुत हेवी होता है, यानी कम से कम 100% प्रॉफिट तो होता ही होता है बिल्डिंग के प्रोजेक्ट में बिल्डर का। और माशाल्लाह जो है वो, जो हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर बूमिंग पे गया है पिछले 4-5 सालों में, इवन इन दिस रिसेशन पीरियड 7-8 करोड़ रुपए के फ्लैट जो है वो बाथ आइलैंड में बिक रहे हैं कराची में। तो ये जो है वो बहरहाल कोई मामूली बात नहीं है। तो कम से कम 100% तो प्रॉफिट होता ही होता है बिल्डर का। 200-300% भी हो सकता है अगर मार्केट अच्छी वर्कआउट कर रही हो। तो उसके ऊपर जो है वो बिल्डर को टैक्सेशन के निजाम में, वो तो इतने सारे टैक्स को देख के भाग जाएगा, वो तो फिर टैक्स देगा ही नहीं, वो चोरी चकारी करेगा। तो इसके लिए जो है वो एक इंसेंटिव दिया गया कि आप जो है वो मामूली सा टैक्स दे दीजिए, मगर खुदा रहा अपनी जो है वो डबल बुक्स वगैरह को जो है वो लेके ना आइएगा सिस्टम के अंदर। 11 स्केड्यूल उसके ऊपर आपको रहनुमाई करेगा, और ये बहुत काम की चीज है। जी 11 स्केड्यूल होगा, मगर ये कि जो है वो 9 स्केड्यूल नहीं होगा। जो 9 स्केड्यूल मैंने कहा ये एमनेस्टी रिडंडेंट है। फिर इसके बाद जो है वो आपको 12 नंबर शेड्यूल में ये मिलेगा कि जब आप बाहर से कोई चीज इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट स्टेज पे आपको जो है वो विथहोल्डिंग टैक्स देना पड़ता है। कुछ आइटम्स हैं उनके ऊपर 1% देना पड़ता है, कुछ आइटम्स हैं उनके ऊपर 2% देना पड़ता है, बाकी जो बच जाती हैं उनके ऊपर जो है वो 5.5% देना पड़ता है। तो किन आइटम्स के ऊपर 1% है, किन आइटम के ऊपर 2% है, और जो बाकी बच जाती हैं वो 5.5% में आएंगी, इसकी लिस्टिंग कहाँ है? ये लिस्टिंग जो है वो आपको 12 स्केड्यूल में मिलेगी। और जो विथहोल्डिंग टैक्स के रेट्स हैं जो मैंने आपको कहे 1%, 2% या 5.5%, ये सेक्शन 148 में आपको मिलेंगे। तो 148 लिंक करेगा आपको जो है वो 12 नंबर शेड्यूल से। 13 नंबर शेड्यूल सेक्शन नंबर 61। सेक्शन नंबर 61 जो है वो आपको ये कहता है कि अगर आप डोनेशन देते हो मखसूस डोनीस को, तो मखसूस डोनीस को डोनेशन देने के ऊपर आपको उस डोनेशन का एक क्रेडिट मिलेगा। क्रेडिट का मतलब ये होता है ऐसा अमाउंट जिससे आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाए। तो टैक्स जैनब आपको आवाज नहीं आ रही? अयाज, अहमद बशीर, ये बिल्कुल अहमद बशीर, हमें तो एक शेड्यूल नहीं, ये सारे शेड्यूल हमें डिटेल में पढ़ने होंगे। टेक्स्ट का पेपर जो है वो बहरहाल बहुत स्केटर्ड होता है, इधर से भी आ रहा है उधर से भी आ रहा है, एक सवाल के अंदर वो 5-5 6-6 चीजें पूछ लेता है। तो ये एक हमें पढ़ना भी पड़ेगा सारे स्केड्यूल, और फिर इस सारे स्केड्यूल के अंदर कौन सी बात कौन से सेक्शन में लिंक होगी और इसका सवाल कैसे बन सकेगा, एक तरीके से हमें ये पूरा पढ़ना होगा। ठीक है अहमद? अच्छा, फिर आखिरी बात, आखिरी शेड्यूल है हमारा, वो है, ये भी बहुत काम की चीज है। ये लास्ट बजट में इंट्रोड्यूस हुई थी, यानी कि 2021 के बजट में। और ये जो पीटीआई की गवर्नमेंट है उसके ऊपर बहुत बड़े तमगे लगे थे कि ये बहुत बड़ा काम, बढ़िया काम आपने कर दिया। इसको कहते हैं एसएमई का टैक्सेशन, एसएमई स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का टैक्सेशन। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज क्या होती है?
उनको जो है वो टैक्सेशन में क्या मराद दी गई है, उनके ऊपर जो है वो रिड्यूस रेट का टैक्सेशन रखा गया है। 100 मिलियन तक का टर्नओवर होगा तो उस केस में आपके टैक्सेबल इनकम के ऊपर 7.5% का टैक्स है। 100 मिलियन से जायद का टर्नओवर हो 250 मिलियन तक तो आपको जो है वो 15% का टैक्स देना है। तो बहुत सारी मराहत इनको दी गई हैं, और भी जो है वो कुछ बातें हैं जो कि 14 स्केड्यूल में लिस्ट डाउन है, मगर आपको एसएमई के तौर पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। एसएमई के तौर पे अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने के लिए ये वो वाला एसएमई नहीं है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के निजाम के अंदर प्रूडेंशियल रेगुलेशन में लिखा हुआ है, नहीं वो नहीं है। ये कोई मैन्युफैक्चरिंग पर्सन होता है, ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, एओपी भी हो सकती है। ये एसएमई एक बोर्ड बना हुआ है, वहां पे जाके अपने आप को रजिस्टर कराता है, फिर इसके बाद टैक्स के निजाम में उसके लिए मराहत शुरू हो जाती है। और क्या मराहत हैं और क्या शराइत हैं, और ये जो एसएमई बोर्ड के पास जाके, जो एफबीआर का बोर्ड है उसके पास जाके इसको रजिस्टर्ड होना है, वो कैसे होगा, ये सब कुछ जो है वो आपको 14 स्केड्यूल में मिलेगा। तो मिला जुला के बात ये हुई कि हर एक शेड्यूल जो है वो किसी ना किसी लिस्ट को कैरी कर रहा है। लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, लिस्ट ऑफ इंसेंटिव्स, लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स, लिस्ट ऑफ जो है वो रेट्स वगैरह वगैरह, होगी 12 लिस्ट। इस लिस्ट को किसी ना किसी सेक्शन के साथ लिंक किया जाएगा, और नतीजतन जो है ये जो है वो एक अनेक्षर के तरीके से आपको पढ़ना होगा। सेक्शन को कंट्रोल के तौर पे रखेंगे, ये इसकी जो है वो कंट्रोल के साथ जो है वो इसकी डिटेलिंग है, और इसकी बेस पे ये बातचीत मुकम्मल होगी। मगर आप आज कम से कम ये जरूर कर लीजिएगा कि इस लिस्ट को एक तरीके से आप याद कर लीजिए। जब भी बात हो फर्ज स्केड्यूल की, समझ लीजिए कि भाई बयान करने वाला कोई रेट की बात करने वाला है। जब भी 7 स्केड्यूल की बात हो, समझ लीजिए कि बयान करने वाला कोई जो है वो बैंक की टैक्सेशन की बात करने वाला है। 14 स्केड्यूल की बात हुई तो फौरन समझ लीजिए कि बयान करने वाला एसएमई के टैक्सेशन की बात कर रहा है, और अगर 13 स्केड्यूल की बात हुई तो समझ लीजिए इसमें तो कोई फलाई और खैराती इदारे होंगे जिनको डोनेशन दे के हम जो है वो टैक्स क्रेडिट क्लेम करने की कोई बात करने वाले हैं। तो ये अगर आपके सेंसेस डेवलप हो गए तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी किताब खोल के एग्जाम में आंसर देने में भी, और मजीद ये कि आपको आगे की क्लासों में भी बहुत राहत हो जाएगी इसके ऊपर। तो ये जो है वो हम आज की क्लास का जो है वो एजेंडा लेके बैठे हुए थे। इंशाल्लाह अगली क्लास में और मजीद इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के दिन जो है वो मैंने आपसे ये बात तय की कि आपका सिलेबस क्या है। इनकम टैक्स लॉ से हमें पढ़ना शुरू करना है, तो उसके ऊपर जो है वो मैं आपको लेके गया कि भाई ये सर्कुलर, सर्कुलर लेटर और एसआरओ क्या होते हैं। उसके ऊपर 213 नंबर, 214 नंबर और 206 नंबर सेक्शन भी मैंने करा दिए। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कॉन्सेप्ट भी आपको समझा दिया। फर्दर मोर इनकम टैक्स लॉ में ये जो शेड्यूल का कॉन्सेप्ट है, इसको जो है वो पूरा मैंने आपके साथ जो है वो वर्कआउट कर लिया। यानी कि शेड्यूल एक सिलेबस का पार्ट भी है और एक फॉर्मेट ऑफ द लॉ भी है। तो इसको भी जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। आपकी आज की क्लास के मुतालिक कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिएगा। कोई सवाल हो, कोई भी हो, पूछ लीजिएगा। अगर ये कि क्लास के मुतालिक अब ये टाइमिंग वाइमिंग और ये एडमिन के रिलेटेड है ना, ये आपको उनसे पूछना पड़ेगा, एडमिन वालों से। कोई है सवाल किसी का? जिनकी अटेम्प्ट नहीं है वो टेक्स्ट पढ़ते पढ़ते हैं तो चेंजेस कैसे कवर होंगी और कितना टाइम में कवर हो सकती हैं? देखिए अहमद बशीर, अगर आपकी देखिए अटेम्प्ट नहीं है तो उसमें चेंजेस अगर आप जो है वो आ जाती हैं लॉ में, तो जिनकी अटेम्प्ट होती हैं उनकी भी पढ़ाई में चेंजेस आ जाती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा होता है कि अभी तो ये हो गया है कि हर एक एक महीने में नया बजट आ जाता है जिसको सप्लीमेंट्री बजट कहा जाता है। तो फिर होता ये है कि अगस्त के महीने में ये पढ़ा रहे होते हैं कि यार जुलाई में ये देखा था तो अब इसमें ये चेंज आ गया है। तो ये तो हमारे टैक्स का निजाम का हिस्सा है कि जिनकी अटेम्प्ट होती है उनको भी चेंजेस इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है। जो अटेम्प्ट नहीं है उनकी, उनको अगर करनी होगी इनकॉर्पोरेशन तो कोई मसला नहीं होगा। मतलब ये कि इन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट कैसे किया जाता है वो इंशाल्लाह क्लास में आपको सिखा दिया जाएगा, और आप इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे वो आपको जो है वो कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए। तो अगर आपकी अटेम्प्ट नहीं है और आप जो है वो चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करने के ऊपर जो है वो कोई परेशान हो रहे हैं, तो वो मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई परेशान होने की ये कोई बात है नहीं। हाँ मेहनत जरूर है, मगर ये के बहरहाल ये परेशान होने की कोई चीज नहीं है।
की है तो कोर्स कब तक कंप्लीट? कोर्स हमारा इंशाल्लाह फहद रशीद, कोर्स हमारा इंशाल्लाह जो है वो खत्म होगा 11 नवंबर को। कोर्स हमारा इंशाल्लाह खत्म होगा 11 नवंबर को। 8 नवंबर को हमारा इंशाल्लाह कॉर्पोरेट लॉ खत्म होगा। 11 नवंबर को इंशाल्लाह हमारा टैक्स का कोर्स खत्म होगा। समरीन सरवर साहिबा, सर एसएमई में रजिस्टर हो रहे हैं पर्सन्स आजकल? आजकल क्या, बहुत सारे दिनों से हो रहे हैं, बहुत सारे हो रहे हैं। मैंने सैकड़ों तो मैंने करवाए हैं समरीन साहिबा। मतलब आजकल का मतलब ये कि असल में ये जो एसएमई में जो रजिस्टर्ड होने का कॉन्सेप्ट है, ये रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट से अटैच है। तो रिटर्न फाइलिंग रिक्वायरमेंट अभी आएगी सितंबर में। तो लास्ट ईयर जब सितंबर में दिसंबर में हमने रिटर्न फाइल किए, इंडिविजुअल्स और एओपी के रिटर्न फाइल होते हैं सितंबर में, कंपनियों के नॉर्मली दिसंबर में। तो फिर हम जो है वो रिटर्न फाइलिंग रिक्वायरमेंट के साथ ये एसएमई के बहुत सारे जो है वो रजिस्ट्रेशन लास्ट ईयर कराए, इस साल इंशाल्लाह जो है वो फिर कराएंगे। तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि रोज रोज आपको रजिस्टर्ड होना है। This is linked with the return filing requirement, and when you will be filing your return, तो इंशाल्लाह उस वक्त आपको भी करना होगा, तो आप भी करवा लेंगे। बिलाल अली पूछ रहे हैं सर कॉर्पोरेट लॉ एंड टैक्स दोनों एक साथ? जी बिल्कुल अपना बिलाल, मैं भी आपके साथ ही दोनों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ रहा हूँ। कॉर्पोरेट लॉ भी पढ़ रहा हूँ, टैक्स भी पढ़ रहा हूँ, और एक दफा नहीं माशाल्लाह बहुत सालों से पढ़ रहा हूँ, 26 साल हो गए। 27वां साल माशाल्लाह शुरू हो रहा है। दूसरी बात ये कि मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, क्वालिफाइड होके भी बैठे हुए हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो कि बहरहाल दोनों पेपर दे के पास हुए हैं, अभी दूसरे इनके सब पेपर्स रहते हैं, तो वो मौजूद हैं। पिछले अटेम्प्ट में भी बचा था मुजम्मिल शेवानी, तो वो जो कासा का इलेक्शन भी जिसने जीता है, तो वो दोनों सब्जेक्ट में था, कॉर्पोरेट लॉ में भी था और टैक्सेशन भी था, और माशाल्लाह उसका मेरिट भी आया है। तो आपके सामने प्रेसिडेंट जो है वो मैंने बताया, मुजम्मिल शिवानी तो काफी मशहूर आदमी है, तो फौरन आप उसको पहचान गए होगे। वो कासा के अंदर हाईएस्ट वोट जो है वो स्कोर किए थे इसने। बाकी इसके अलावा और भी हैं लोग। वेबसाइट पे जो है वो आप वो हमारे फेसबुक पेज पे भी देखेंगे, तो उन लोगों को हम काफी तौर पे नुमाया करते हैं कि जो दोनों पेपर एक साथ देते हैं। तो वो दोनों पेपर एक साथ देने वाले लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल भी लिए दोनों पेपर एक साथ दे के भी। तो ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। हाँ, नो डाउट दोनों की साइज बहुत हैवी वेट है, और बहरहाल इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, मगर नामुमकिनात में से नहीं है। अच्छा, नोट 4.1 में जो है वो क्या पूछ रहे हैं सलमान साहब? सलमान, ये नोट 4.1 जो है ना, ये आज की हमारी पढ़ाई में नहीं आया। इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा। ये नोट 4.1 ये है एग्जाम्शन एंड कंसेशन, कि ये एग्जाम्शन एंड कंसेशन क्यों दिए गए, इसको पढ़ने का क्या अंदाज होगा, कहाँ पे एग्जाम्शन और कंसेशन लॉ में जमा है या लिखी हुई है। तो ये इंशाल्लाह हमारी अगली क्लास में आने वाला है। ये आज के दिन जो है वो उधार रहा। ये नोट 4.1 जो है वो बेसिकली अगला पेज है, जो अगली क्लास में इंशाल्लाह आएगा। सलमान, ठीक है, सबके सवालात हो गए। चले इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।